हेलो, गुड इवनिंग और नमस्ते सभी को। यूके ट्रिपल एस सी एल टी ग्रेड के लिए केमिस्ट्री के 500 क्वेश्चंस, जिनको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर भी कह लीजिए, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, है ना, केमिस्ट्री सेक्शन में। और काफ़ी बच्चों का मैसेज है कि सर सिलेबस बहुत अधिक है और हम अपना सिलेबस पूरा नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बेसिस पे हमें प्रैक्टिस करा दीजिए। तो जितने भी अब 5-6 दिन बचे हैं, इसमें हम ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और केवल क्वेश्चंस में आपको टिक मार्क नहीं कराने वाला, उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं वो कंसेप्ट भी आपको बताऊंगा, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये कि एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके हैं, और आई थिंक सभी ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा और अपने सेंटर को कंफर्म कर लिया होगा। तो एडमिट कार्ड सभी डाउनलोड कर लें। और मुझे पता है पैनिक सिचुएशन है काफ़ी बच्चों के लिए, है ना। और इसमें इसलिए है मेन दिक्कत कि सर टाइम कम है और सिलेबस बहुत अधिक है, पूरा नहीं हो पा रहा। खासकर हमारे बायो वाले बच्चे हैं, है ना, वो केमिस्ट्री की बहुत टेंशन लेके बैठे हैं। ऐसे केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स बायो की जो है प्रॉब्लम में फंस गए हैं कि कैसे सॉल्व करें। बट कोई बात नहीं, मैं अपने एंड से जितना हो सकता है उतने आपको क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूँ। 500 मैंने टाइटल दे दिया है, हो सकता है इससे अधिक और या कम भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी। सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के जो क्वेश्चंस आए थे वही क्वेश्चंस हैं। तो कह रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन की किस पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ना। तो चलिए इसी क्वेश्चन का आंसर देते हुए मैं आपको बताता हूँ कि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और जिनको पता है वो आंसर करना शुरू करेंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जनरली वो होती है सर जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के अमाउंट पे यह डिपेंड करेगा। ठीक है। अच्छा, आपको पता है अगर मैं कोई सॉल्यूशन बनाता हूँ तो सर एक चीज़ होती है सॉल्यूट, एक चीज़ होती है सॉल्वेंट, और दोनों को मिला दिया जाए तो हमारा सॉल्यूशन विलेन बनता है। ठीक है। और जो हमारे हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं, अभी मुझे पता है काफ़ी लोग यहाँ से बैक हो गए इंग्लिश देख के। मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ, जो भी वर्ड मैं बोलूँगा हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बोलूँगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं हिंदी में। तो टेंशन किसी भी चीज़ की नहीं लेनी है। ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर जो डिपेंड करेगा, है ना। और आपको पता है सॉल्यूट वो होता है जो कम मात्रा में होता है, सॉल्वेंट वो होता है ज़्यादा मात्रा में होता है, और दोनों को मिला दिया जाए तो सॉल्यूशन बनता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है सर? सॉल्यूट की मात्रा पे डिपेंड करता है। और सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरीके की होती हैं, याद रख सकते हैं, प्रश्न यहाँ से आ सकता है, क्या पता न्यूमेरिकली यहाँ से आ जाए। तो जिसमें सबसे पहला जो है ये है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है। तो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या कहता है? ये कहता है जो चेंज इन प्रेशर होता है विद रिस्पेक्ट टू द प्योर प्रेशर इक्वल टू, ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ठीक है। यहाँ पे डेल पी की अगर आप वैल्यू देखना चाहें तो ये होता है पी माइनस पी नॉट अपॉन में पी नॉट। ठीक है। सर यहाँ पे पी क्या है? तो पी यहाँ पे जो है प्रेशर है। ठीक है। और ये पी नॉट है वेपर प्रेशर, है ना, वेपर प्रेशर है पी। और ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर का मतलब जैसे प्योर पानी आपने ले लिया तो उसका कितना वेपर प्रेशर लग रहा है। और पी यहाँ पे क्या है? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। आप सिंपली कह सकते हो सर ये प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समान अनुपाती है सॉल्यूट के, क्योंकि हमने देखा ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अणुसंख्य गुणधर्म है। और ये किस पर डिपेंड करता है सर? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे किसकी फॉर्म में लिखा? अच्छा, अमाउंट यहाँ पे आपका मोलरिटी, मोलरिटी मोल फ्रैक्शन जनरली इनके टर्म में निकाला जाता है। तो यहाँ पे काई क्या है? काई क्या है हम सभी जानते हैं सर, ये मोल फ्रैक्शन है। क्या है सर? मोल फ्रैक्शन है। ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखो, मैं जितनी भी जब भी सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करूंगा उसके लिए 1 से रिप्रेजेंट करूंगा और सॉल्वेंट के लिए 2 से रिप्रेजेंट करूंगा, जिससे आपकी चीजें आसान हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो N1, है ना। वेट ऑफ सॉल्यूट W1, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट M1, है ना। ऐसे यहाँ सॉल्वेंट के लिए N2, W2, M2। तो आप समझ गए होंगे मैंने यहाँ काई 1 क्यों लिखा है। काई काई 1 का मतलब है सॉल्यूट की बात कर रहा हूँ, 1 फॉर सॉल्यूट, मैंने 1 सॉल्यूट को मान के चल रहा हूँ, है ना। एनसीईआरटी में जनरली 2 सॉल्वेंट को रेफर करता है, बट मैं 1 ही मान के चल रहा हूँ शुरू से, है ना। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा ये जो फॉर्मूला है कितना बन जाएगा, पी माइनस के पी नॉट अपॉन में कितना पी नॉट, रिलेटिव है मतलब प्योर वेपर प्रेशर के टर्म में कितना चेंज आया, ये बराबर हो जाएगा काई 1 के। और काई 1 मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बट्टे में टोटल मोल्स, है ना। तो ऑब्वियस बात है
यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और इसी को यदि आप और अच्छे से लिखना चाहें तो आप जानते ही हो जाएगा P माइनस के पी नॉट अपॉन में कितना पी नॉट। अच्छा N1 कितना होता है सर, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला वेट बट्टे में मॉलिकुलर वेट होता है। ऐसे यहाँ N2 वेट बट्टे में मॉलिकुलर वेट। बायो वाले बच्चे बिल्कुल टेंशन ना ले, बस ध्यान में रखिए नंबर ऑफ मोल का जब फॉर्मूला बता रहा हूँ तो याद करने की कोशिश कीजिएगा। ये वेट मतलब गिवन मास, आपको जो ग्राम में मास दिया होगा, और ये मॉलिकुलर मास निकालना मैं काफ़ी बार सिखा भी चुका हूँ और आई थिंक आपको आता भी होगा। नहीं आता है कमेंट में कर दीजिएगा, या नेक्स्ट क्लास आप मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट क्लास लाइव लेनी है। अगर लाइव लेनी है तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ और देखा जाता है कि जब गैसेस होती है, गैसेस, ठीक है एक मिनट दीजिएगा, ये वाला कुछ एरियाज का वर्क नहीं कर रहा तो यहाँ लिख देता हूँ। फॉर गैसेस, यदि आप गैसेस लेते हैं तो गैसेस के लिए जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट होता है वो बहुत बहुत अधिक होता है सॉल्यूट से, गैसेस के लिए भी और लिक्विड के लिए भी कई केस में, है ना। तो यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले को देखो तो कितना बन जाएगा, P माइनस के पी नॉट अपॉन में पी नॉट इक्वल टू कितना W1 अपॉन में M1। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट की मात्रा कम है, सॉल्वेंट की बहुत अधिक है, इसलिए सॉल्यूट को हम यहाँ नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्ट का मतलब इसको हटा देते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे फॉर्मूला कितना बन जाएगा, W1 अपॉन में कितना W2 अपॉन में M2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसी फॉर्मूले को बस घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए और हमें अच्छा सा रिवीजन मिले। ठीक है, अपॉन में कितना W2 इंटू में M1। ठीक है, तो ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ऐसे ही हमें और भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, जिसमें हम सेकंड, जिसको हम कह सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो जाना। तो हम देखते हैं कई बार ऐसे सॉल्यूट होते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, क्षमा कीजिएगा ये वाला जो पोर्शन है इसका वर्क नहीं कर रहा है अच्छे से। ठीक है, तो इतने पोर्शन में मुझे चीज़ें जो है हटानी पड़ेंगी। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट तो ध्यान रखना, इसको हम डेल टी बी इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये मोलैलिटी, यहाँ पे स्मॉल m मोलैलिटी होता है और बड़ा M मोलैरिटी होता है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रोपोर्शनल हटता है तो कॉन्स्टेंट आता है, इसको हम के बी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, m आ जाएगा। यहाँ पे के बी, इस के बी से डायरेक्ट प्रश्न आता है कि इसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, ये सारे नाम है, याद होने चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, या फिर इसको हम मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, एलिवेशन कांस्टेंट भी कह देते हैं, या फिर इसका बहुत प्यारा नाम जो आता ही आता है, पूछा जाता है, एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे डेल टी बी का मतलब क्या है ये भी देख लीजिए। तो डेल टी बी बराबर जो है, ठीक है, डेल टी बी, एक मिनट रुक जाइएगा मैं इसको इधर साइड में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे सर डेल टी बी बराबर कितना है ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो टी बी माइनस टी बी नॉट, टी बी क्या है, जो आपने नया मतलब टेम्परेचर निकाला वाला टेम्परेचर, उसमें से बी नॉट, नॉट का मतलब जहाँ भी नॉट आता है इसका मतलब है कि आप प्योर चीज़ वहाँ पे ले रहे हो, है ना, प्योर सॉल्वेंट ले रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने पानी लिया तो आपको पता है पानी का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस, हालांकि हम यूनिट डिग्री सेल्सियस में नहीं रखेंगे, ध्यान में रखना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आता है तो हमें इसको कैल्विन में बदलना है, तो ये 373 कैल्विन हो जाएगा। मान लो पानी में नमक घोला, नमक घोलने के बाद हमने देखा इसके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होते हुए दिखा है, ये मान लो 373 पॉइंट मान लो 5 हो गया, है ना। तो मैं आपसे कहूँ डेल टीबी कितना है, कितना एलिवेशन हो रहा है इस बॉइलिंग पॉइंट में, तो आप इसको घटा दोगे तो 0.5 कैल्विन का यहाँ पे एलिवेशन हो रहा है। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैंने आपको बता ही दिया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। क्या है, मोलैलिटी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से डेल टी बी बराबर कितना, के बी इंटू मोलैलिटी। अच्छा, मोलैलिटी कितना होता है सर, ये होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के लिए मैं 1 लिखता हूँ, बट्टे में वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए मैं 2 लिखता हूँ, वेट है इसका, और किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैं इसको और अच्छे से ओपन करके लिखूँ तो डेल टी बी बराबर कितना हो जाएगा, के बी इंटू में नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला वेट अपॉन में मॉलिकुलर वेट इंटू में वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये हमारा टीबी का फॉर्मूला है। अच्छा, कई बार डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट पानी के लिए कितना होता है, याद कर लेना, हालांकि ये वैल्यूज एग्जाम में गिवन होती हैं, बट कई बार एग्जामिनर के मूड का कुछ नहीं पता तो डायरेक्ट ये वैल्यू आप याद भी कर सकते हो। पानी के लिए जो केबी की वैल्यू है 0.52 कैल्विन केजी पर मोल है। अब प्रश्न ये भी हो सकता है कि सर केबी की यूनिट क्या है, तो लिख दिया कैल्विन केजी पर मोल, नहीं तो आप निकाल भी सकते हो कि भाई यहाँ से केबी निकालना है तो ये कैल्विन है, और मोलैलिटी कितना होता है, मोल पर केजी। व्हाट इज मोलैलिटी, मोलैलिटी होता है सर मोल पर केजी, है ना, मोल पर केजी होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये हो गया हमारा सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड में जल्दी से बात करता हूँ, इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, डिप्रेशन इन एफ पी फ्रीजिंग पॉइंट।
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल टी एफ से रिप्रेजेंट करा जाता है। सेम ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, तो यहाँ से प्रोपोर्शनल आता है, हमें एक पता है कांस्टेंट आता है, यहाँ पे उस कांस्टेंट को हम के एफ कह देंगे और इनटू में कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। सर यहाँ पे के एफ क्या है, ये हमें ध्यान में रखना होता है। इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, वहाँ पे एलिवेशन था, यहाँ पे बस फ्रीजिंग हो रहा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है, इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, या फिर मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, इट इज द मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, या फिर काइरोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, या फिर इसे हम काइरोस्कोपिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो सारे नाम देखो, काइरो, काइरो मतलब ही होता है लो टेम्परेचर के लिए यूज होने वाला, है ना, तो काइरोस्कोपिक, ये सब चीज आपको नाम ही आपको ये ध्यान में होने चाहिए। इसके अलावा फॉर्मूले को अगर ओपन करते हैं तो डेल टी एफ इक्वल टू कितना है, के एफ, और मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बट्टे में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है जी। तो यहाँ से अच्छा डेल टी एफ है क्या, व्हाट इज डेल टी एफ, तो ध्यान रखना ये जो आपका प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर है, इसमें से आप जो मिक्सचर सॉल्वेंट आया उसके टेम्परेचर को माइनस करेंगे। जैसे पानी 0 डिग्री पे फ्रीज होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, और मान लो उसमें नमक डाला तो उसका जो आपको पता है मेल्टिंग सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट है ये और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो मान लो 0.12 मान लो केल्विन पे ये फ्रीज होता है ना, तो अंतर निकालो कितना आ जाएगा, 0.12 केल्विन का आ जाए। तो इट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कितना आया तो मैंने आपको बता दिया, दोनों में ध्यान में यही चीज रखनी है कि वहां पे डेल टीबी या टीबी माइनस के टीबी नॉट था, यहाँ टी एफ नॉट माइनस टी एफ है, ये अंतर पता होना चाहिए, जब भी न्यूमेरिकल सही होता है, नहीं तो हमारे क्वेश्चन में वैल्यूज जो है पॉजिटिव नेगेटिव आने लगती है ना, फिर वहां से कंफ्यूजन होना शुरू होता है। तो खैर के एफ इक्वल टू सॉरी डेल टी नॉट टी एफ या इक्वल टू करके इसमें डेल टी एफ ही लिख दूँ, ठीक है, के एफ नंबर ऑफ मोल वेट अपॉन में मॉलिकुलर वेट इनटू में कितना W2, और ये किस में है सर, केजी में है, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी एनसीईआरटी से इसके ट्राई कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको जितनी भी यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है 3 बता दी, चौथी भी देख लेते हैं। चौथी कौन सी होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, 4 ही होती है। तो जल्दी से ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर तो हम जानते हैं भाई कि जो आपका प्रेशर अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट, है ना, तो सॉल्वेंट के फ्लो के अगेंस्ट में जो प्रेशर लगा रहे हैं उसी को जनरली हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये पाई बराबर होता है सर CRT, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा, ये फिर बीच में लिखा गया है जिसकी वजह से दिक्कत कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पाई इक्वल टू सर कितना होता है, CRT होता है। यहाँ पे हमारा C क्या है, C को हम कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, सांद्रता कहते हैं। सर सांद्रता जब हमें कुछ नहीं दी होती है तो हम इसको मोलैरिटी की टर्म में निकालते हैं। किसकी टर्म में निकालते हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम बड़े एम से लिखते हैं, मोलैरिटी को हम स्मॉल एम से लिखते हैं। मोलैरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बट्टे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना, तो जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, ये हमारी मोलैरिटी होती है। पाई क्या है यहाँ पे, ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर, आर क्या है हमारा रियल गैस कांस्टेंट, है ना, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, यूनिट ध्यान में होनी चाहिए, है ना, कई बार एग्जाम में नहीं दी रहती है। या फिर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, या फिर 2 कैलोरी, है ना, पर केल्विन पर मोल, डिपेंड करता है। अगर आपको यहाँ पे पाई की वैल्यू जिस टर्म में दी होगी, लीटर एटीएम में दी है तो आर की वैल्यू लीटर एटीएम में पुट कर दीजिएगा, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करते हैं। जनरली हमें यहाँ लीटर एटीएम या लीटर बार वाली वैल्यू पुट करनी होती है। लीटर बार में 0.08314 लीटर बार, है ना, सारी यूनिट लिख के दिखा देता हूँ, पर केल्विन पर मोल, जो हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी। बेसिकली हमें ये और ये यहाँ चाहिए होगा, क्योंकि कई बार हमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो लीटर एटीएम में दिया रहता है, मतलब प्रेशर है तो एटीएम में दिया रहेगा या फिर बार में दिया रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और अच्छा, इस फॉर्मूले को मैं अच्छे से रिप्रेजेंट करके लिखूँ तो सर हमने देखा पाई इक्वल टू CRT है, जो कंसंट्रेशन है सर इज द मोलैरिटी, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर इनटू में आर इनटू में टी, टेम्परेचर सर केल्विन में होना चाहिए। और इसको ओपन करना चाहो तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला रख सकते हो सर, वेट अपॉन में मॉलिकुलर वेट। किसका वेट, सॉल्यूट का वेट, है ना, तो 1 मैं सॉल्यूट के लिए लिख रहा हूँ, बार बार ये चीज़ मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। तो इस तरीके से आपने सारे फॉर्मूलाज को एलोबरेट कर लिया। तो मैं आप समझिए इस बात को, जो आपको मैं रिवीजन करा रहा हूँ ये इस तरीके से करा रहा हूँ ताकि आपका क्वेश्चन तो हो, क्वेश्चन के साथ साथ आप उससे रिलेटेड कंसेप्ट को भी समझ पाए, ठीक है। और PYQ बेसिस पे ही हम कर रहे हैं, तो आई थिंक आपको आइडिया मिल गया होगा इस क्वेश्चन से ही कि हम किस तरीके से रिवीजन करने जा रहे हैं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा, लाइव क्लासेस लेनी है, लाइव इंटरेक्ट होकर आपको जुड़ना है तो लाइव को कर लेंगे, अदरवाइज मैं आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर दूंगा। लाइव में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है क्योंकि मैं वेट करता हूँ, आप आंसर देंगे देन उसका रिप्लाई करता हूँ, और डायरेक्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको, तो ऑब्वियस बात है उसमें समय कम लगेगा, ठीक है। सॉरी।
तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? केमिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, ऐसा कुछ नहीं है। साइज ऑफ पार्टिकल, टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करती है, साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती है, किस पे करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि हमने देखा नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ, आपने देखा किस तरीके से सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डैश इन द न्यूक्लियस। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात है, इससे हम आसानी से कर भी देंगे। ठीक है, कि जो एटॉमिक नंबर होता है सर, परमाणु संख्या होती है, मास नंबर क्या होता है? हम जानते हैं हमारे पास कोई अगर एलिमेंट है एक्स, तो नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखा रहेगा, है ना, और ऊपर उसका मास नंबर लिखा रहेगा। तो ये एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, और सर ऊपर इसका मास नंबर है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का प्रश्न मुझे लगता नहीं आएगा, बट हाँ बेसिक्स हमारे थोड़े कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो सर एटॉमिक नंबर बराबर जो होता है, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। हम जानते हैं किसी भी एटम के अंदर, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, और वही बराबर होता है एटॉमिक नंबर के। जबकि मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। और हम जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी परमाणु के नाभिक में होता है ना। तो नाभिक में ही न्यूट्रॉन होता है, नाभिक में ही प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होने की वजह से जो हम मानते हैं किसी भी परमाणु का पूरा भार जो है वो उसके नाभिक में है ना। तो मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस। वाई? क्योंकि भाई एटॉमिक मास या मास नंबर, परमाणु भार जो है, ये बराबर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे है सर? नाभिक के सेंटर पे, मतलब नाभिक में, है ना। तो एटॉमिक नंबर का क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर किसके बराबर है? तो न्यूट्रॉन के बराबर है? नहीं है। सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर तो सर मास नंबर होता है। क्या होता है सर? मास नंबर होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन के बराबर है, बिल्कुल है। सम ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये गलत है ना। तो सही आंसर हमें मिल गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। कह रहा था नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन एफसीसी यूनिट एज। हम जानते हैं एफसीसी में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं सर? 4 होते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सी कहानी से। और ये क्वेश्चन मैंने आपको जिन्होंने टेस्ट सीरीज वगैरह देखी होगी, या क्वेश्चंस जो एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के लिए मैंने 17 क्लासेस डाली हुई है, मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये इसी एग्जाम के लिए, एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो ऑब्वियस बात है आपके लिए बहुत रिलेटिवली यूजफुल वो रहेंगे। ठीक है ना। तो आप चाहे तो अभी भी एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के जो क्वेश्चंस आपको गिवन है उनको भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं एफसीसी क्या है। हम जानते हैं सबसे पहले सर हमारे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है। प्रिमिटिव का मतलब होता है जिसके पार्टिकल्स ओनली कोने पे मौजूद होंगे, है ना सर। पार्टिकल कहाँ पे मौजूद होंगे सर? कोने पे मौजूद होंगे। इसको हम प्रिमिटिव कहेंगे। प्रिमिटिव का मतलब सबसे पहले यही पाया गया था, जिसको हम सिंपल यूनिट क्यूबिक सेल भी कह देते हैं, है ना। सिंपल है, पार्टिकल सारे कॉर्नर्स पे मौजूद है। और सर कोने पे एक पार्टिकल का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है। ठीक है, और कितने कोने हैं? एक क्यूब के, एक घन के 8 कोने होते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे सर सिंपल वाले में? सर 8, एक कोने पे 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन है, टोटल 8 कोने। तो सर नेट एक पार्टिकल होगा जब हम सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे। बट हम बात कर रहे हैं एफसीसी की, मतलब पार्टिकल कोने के अलावा इन फलक फेसिस पे भी मौजूद होंगे, है ना। सर हम सभी जानते हैं क्यूब के पास 6 फेस होते हैं। जैसे हमारा कमरा है, फ्रंट फेस, बैक फेस, टॉप फेस, बॉटम फेस, लेफ्ट फेस और राइट फेस। तो हम देख पा रहे हैं सर क्यूब के हमारे 6 फेजेस हैं। तो मैंने यहाँ बनाए हैं 2, फ्रंट टॉप बॉटम हो गया, फ्रंट बैक हो गया। अच्छा, टॉप बॉटम, बॉटम वाला रह गया, है ना। तो बॉटम वाला मैंने बना दिया। तो सर ये एफसीसी है। अब मुझे पता करना है कि सर अच्छा ये कौन सा है? ये सिंपल क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक में कितने पार्टिकल हैं? अच्छा, जेड क्या है यहाँ? नंबर ऑफ पार्टिकल है। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक में कितना पार्टिकल हो गया सर? सिंपल है, सिंपल क्यूबिक में 1 पार्टिकल मौजूद होगा। सर हम बात कर रहे हैं एफसीसी की, फेस सेंटर्ड क्यूबिक की। तो एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल सर कोने पे 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन, टोटल 8 कोने, प्लस 1/2 फेस पे कॉन्ट्रीब्यूशन हमेशा 1/2 होता है। और टोटल कितने फेस हैं? 6 फेस हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 3 = 4। ठीक है, ऐसी बॉडी सेंटर होगा। बॉडी सेंटर पे कहाँ पार्टिकल होगा सर? कॉर्नर, कॉर्नर प्लस बॉडी के सेंटर में। जैसे आपका कमरा है ना, कमरे के बिल्कुल बीचों बीच एक पूरा पार्टिकल मौजूद हो सकता है ना। एफसीसी में कहाँ पे है सर? कॉर्नर प्लस 6 फेस, है ना। 6 ही फेस होते हैं, 6 के 6 फेस पे। बॉडी का एक ही सेंटर होता है, ये ध्यान में रखना। तो जेड इक्वल टू कितना? कॉर्नर पे कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 × 8, और बॉडी के सेंटर पे पूरा का पूरा एक एटम या मॉलिक्यूल आपका मौजूद होगा। तो डेट मीन्स टोटल पार्टिकल कितने हो गए? 2 हो गए। ऐसी बीसीसी के अलावा और भी हमारे पास क्यूबिक सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें हमें एज सेंटर देखने को मिलता है। एज सेंटर, ध्यान रखना क्यूब की 12 भुजाएं होती हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी न जाने कितनी बार बता चुका हूँ। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा? अच्छा, होंगे कहाँ कहाँ पे सर? आप लिख सकते हो कॉर्नर पे प्लस एजिस पे। एजिस पे कॉर्नर पे कितना कॉन्ट्रीब्यूशन? 8 × 1/8।
एक भुजा पे, एक जो भुजा है क्यूब की उस पर 1/4 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, टोटल 12 भुजाएं होती हैं। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 1 + 3 दैट मीन्स एस सेंटर में भी 4 पार्टिकल होंगे। मैच द फॉलोइंग में ऐसे प्रश्न आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। जब 17 क्वेश्चन में आपको ज़्यादा, मैंने आपको ऑलरेडी अपनी लाइव क्लासेस में काफ़ी बार बोला है, जब कम क्वेश्चंस दिए हों और मुझे ज़्यादा नॉलेज बच्चों से निकलवानी हो, अगर मैं पेपर बना रहा हूँ तो ऑब्वियस इसी तरीके से बनाऊंगा कि क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग में करेक्ट इनकरेक्ट अगर आपको दे के पूछूं तो शायद मैं ज़्यादा नॉलेज आपकी गैदर कर पाऊँ, है ना। तो खैर, इसके अलावा एक लास्ट एंड सेंटर भी देखते हुए जाइए। एंड सेंटर का मतलब होता है कि पार्टिकल होंगे कॉर्नर्स पे प्लस किसी भी अपोजिट फेजेस पे, है ना, कॉर्नर प्लस अपोजिट फेजेस। ये क्लासेस में आपकी कोशिश कर रहा था थोड़ा पहले और शुरू करने से, बट लास्ट सैटरडे से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। आई थिंक आपको आज मेरी वॉइस से भी पता चल रहा होगा, है ना, कितना चेंज इसमें देखने को मिल रहा है। गले में पूरा पेन है, बट समय कम बचा था। मैं अब भी क्लास नहीं लेता तो बच्चों को लगता कि भाई एंड टाइम पे साथ ही छोड़ दिया सिलेबस पूरा हुआ ही नहीं तो साथ ही छोड़ दिया। देखो सिलेबस तो हो पाना बहुत ही रेयर था, है ना, बट मैं साथ नहीं छोड़ना चाहता था। संडे को मैंने कहा था क्लास लेना शुरू करूंगा, बट आज ट्यूसडे हो गया। आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं शायद संडे से ही आपकी क्लास ले रहा होता, बट कोई बात नहीं, जैसे जैसे मुझे बेटर फील होता जा रहा है आपके लिए क्लासेस लेता हुआ चल रहा हूँ। मैंने इसका एक पीपीटी भी बनाया था, बट किसी कारणवश मेरा दिमाग काम नहीं करा। मैं इसको एक बार ट्राई कर रहा था और वो पीपीटी में जितना भी मैंने अच्छे से बनाया था, है ना, अब तो ये थोड़ा सा अनमैनर्ड तरीका सा लग रहा है, बट पीपीटी वो पता नहीं कैसे मुझसे डिलीट हो गया, वो बैकअप भी नहीं हो पाया और मैंने बड़ी मुश्किल से बीमार होकर भी वो पीपीटी तैयार करा था, है ना। तो खैर कोई बात नहीं। अपोजिट फेस पे कितना कंट्रीब्यूशन 1/2, और 2 फेज होने कोई भी अपोजिट, लेफ्ट राइट ले लो, फ्रंट बैक ले लो, टॉप बॉटम ले लो, ठीक है। तो 1 + 1 सर एंड सेंटर में कितने पार्टिकल है, 2 है, तो सब में कितने कितने पार्टिकल्स हैं मैंने आपको बता दिया है। अब मुझे बताएंगे एफसीसी में NaCl और CSCl दो ही स्ट्रक्चर है आपके सिलेबस में, NaCl CSCl। NaCl एफसीसी को फॉलो करता है, जल्दी से बताओ Cl कहाँ पे, कॉर्नर प्लस कहाँ पे, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। और Na कहाँ पे मौजूद होता है। इसके अलावा CSCl में आपको पता है BCC होता है, जिसमें CS बॉडी के सेंटर पे होगा, Cl सभी कॉर्नर्स पे मौजूद होता है ना। तो दोनों को याद करने का तरीका, कॉमन तरीका बताया था कि Cl दोनों का एक कोने पे होता है, ये बताया भी था याद करने को, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भैया, रेट कांस्टेंट जो है ना, दर स्थिरांक, ये हर रिएक्शन का चेंज होता रहता है। जिस ऑर्डर की रिएक्शन उस ऑर्डर का रेट कांस्टेंट। और इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, याद कीजिए, मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 और पर सेकंड। ये सिंपल सा फॉर्मूला। एन क्या है यहाँ पे सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किस कोटि की अभिक्रिया पूछी गई है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑर्डर पूछा, एन की वैल्यू बस 1 पुट कर दो इस फॉर्मूले में। कितना हो जाएगा सर, मोल की पावर 1 - 1, लीटर की पावर 1 - 1 और पर सेकंड। कट गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, दोनों ही जीरो, किसी की पावर जीरो 1 होता है, कितना बचा, सेकंड इनवर्स बचा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट है, ये सिंपल से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड होकर पूछे जाते हैं। मान लो अगर आपसे पूछा जाए किसी रिएक्शन का ऑर्डर 5/2 है और हमें पता है ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है ना, तो बोलो उसकी यूनिट क्या बनेगी। तो बस कुछ नहीं करना यहाँ पे, बस फॉर्मूले में फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद नहीं होगा ऑब्वियस कैसे करोगे। तो 1 - के 5/2। देखो थोड़ा सा मैं स्पीड लेके चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे, है ना, 500 क्वेश्चन 5 दिन में कराना, मतलब 100 क्वेश्चन डेली का एवरेज मान के चलो, ठीक है। तो जरा जल्दी से देखो यहाँ पे कितना बना, मोल की पावर -3/2, लीटर की पावर +3/2 और पर सेकंड, है ना। तो कोई सा भी क्वेश्चन आपसे बने तो मतलब पूछे तो आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक सिंपल सा आंसर मिल गया होगा। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना होगा, पर सेकंड होगा। आई थिंक सिंपली आप कर देंगे। आगे, एड्सॉर्बेट इज दैट सब्सटेंस, कह रहा है एड्सॉर्बेट कौन सा सब्सटेंस होता है। ऑब्वियस है, एड्सॉर्बेट मतलब जो सरफेस पे एड्सॉर्ब होने जा रहा है। हम सभी को पता है जनरली ये सरफेस होता है मेटल का, इसके ऊपर जो गैस के मॉलिक्यूल चिपकने जाएंगे सर, इसी को हम एड्सॉर्बेट कहते हैं। और जिसके ऊपर होंगे उसको हम एडजॉर्बेंट कहते हैं, है ना, बेंट। जिसके ऊपर होगा एड्सॉर्बेंट और जो होगा वो एड्सॉर्बेट। तो गैस के मॉलिक्यूल इस पे एड्सॉर्बेट की तरह काम करेंगे। तो देखो, डेट इज डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस एबल टू टेक, नहीं, विच ऑपरेट, नहीं, नन ऑफ दीज तो है ही नहीं, तो पहला ही ऑप्शन बन रहा है ना। तो ध्यान से हमें ऑप्शन भी पढ़ने होते हैं। एग्जाम में हड़बड़ी में हम क्वेश्चन गलत करते हैं, ये हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या है ना। तो उसको नहीं करना है। और अब मैं टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ तो मैं देखता हूँ टेस्ट सीरीज में बहुत ही कम बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। उनको लगता है कि हम रट्टा ज़्यादा मारेंगे तो काम चलेगा। रट्टा भी मारिए बट टेस्ट सीरीज भी जरूर दीजिए, जिससे आपको आइडिया मिलता है कि हमें कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आगे, सुगर डिजॉल्व इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई पानी में कौन डिजॉल्व होगा, ठीक है। तो पानी में कौन डिजॉल्व होगा, तो पानी, वाटर, जिसको हम यूनिवर्सल पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं, है ना, सर्वभौम पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट मतलब कोई भी चीज़ पोलर है इसमें आके घुल जाएगी। और हमने कंसेप्ट पढ़ा है लाइक डिजॉल्व लाइक का, याद है, हमने कंसेप्ट पढ़ा है लाइक
डिजॉल्व लाइक। ये केमिस्ट्री वाले को लग रहा होगा बहुत आसान है, पर हमारे पास सेम कहानी बायो वाले लर्नर्स भी हैं, है ना। तो लाइक डिजॉल्व लाइक, सेम चीज़ सेम में डिजॉल्व होगी बच्चों। पोलर हमेशा पोलर में डिजॉल्व होगा। पोलर मतलब जिसके ऊपर चार्ज है ना, प्लस और माइनस चार्ज, जैसे फॉर एग्जाम्पल नमक, है ना, प्लस माइनस चार्ज। किस में डिजॉल्व होगा? पोलर में। नमक किस में डिजॉल्व होता है? पानी में, क्योंकि पानी भी कैसा है? पोलर है। तो पानी में अगर कोई चीज़ डिजॉल्व होनी है तो उसके लिए दो चीज़ देखो, या तो उसमें पोलर हो या उसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। क्या हो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। ये दो ही कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना होगा। या तो पोलर है या हाइड्रोजन बॉन्ड है। जैसे नमक पोलर है, और ग्लूकोज अगर आप देख रहे हो तो ग्लूकोज कैसा है? ग्लूकोज में आपको पता है ये एक एल्डो एल्डो हेक्सोस है ना, एल्डिहाइड, और 6 कार्बन वाला। आपको पता है एक एल्डिहाइड होगा, बाकी सारे OH वाले ग्रुप होंगे। तो OH वाले ग्रुप इस पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे होंगे, जिसकी वजह से पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। तो आई थिंक समझ में आएगा। सो डिजॉल्व इन वाटर, अगर पानी में कोई चीज़ डिजॉल्व हो रही है, या तो वो क्या देखना है उसमें सर, एक चीज़ देखनी है, या तो वो पोलर होगी या फिर क्या बताया सर, उसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। दो ही कंसेप्ट है पानी में डिजॉल्व होने के लिए। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर एच। कह रहा है वेंट ऑफ फैक्टर जो है, ठीक है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वांट ऑफ भैया, ठीक है। तो वेंट ऑफ फैक्टर आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कह रहा है कि जो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल है, जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा उसके लिए जो आई है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, एक से अधिक होगी। किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, सर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो है विच कैन इजीली डिसोसिएट इनटू आयंस, है ना, मतलब जो आयंस में आसानी से टूट जाए, डिसोसिएट्स इनटू आयंस। थोड़ा सा स्पीड में मैं चल रहा हूँ, चलना भी पड़ेगा। जिसको लगता है ज़्यादा स्पीड में 0.75 पे कर लीजिएगा। स्पीड में चलना ही पड़ेगा, जब भी ऑब्वियस है पॉसिबल है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देख पाना। अदरवाइज क्वेश्चन को बस टिक करके ये बता दो उसका आंसर ये है वो है, तो कोई फायदा है नहीं, है ना। ऑब्वियस है कुछ सीखना है तो टाइम देना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और अपने अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने लेके चल रहा हूँ। सिर्फ मैं भी नहीं चाहता कि मैं आपका समय वेस्ट करूँ, है ना। क्रूशियल टाइम में बहुत कुछ पढ़ना है भाई। 3 तो सब्जेक्ट है, इसके अलावा आप जानते हैं मैं क्या खुद ही बताऊँ आपको, है ना, कि भैया टीचिंग भी पढ़ना है, बहुत सारा बहुत वाइड सिलेबस दे डाला। ऐसा लग रहा है जैसे यूपीएससी का ही सिलेबस पूरा पकड़ा दिया। हालांकि यूपीएससी का सिलेबस अलग है इससे, पर हाँ कॉन्ट्रास्ट ऑफ द सिलेबस देखा जाए तो ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? जो पूरे के पूरे डिसोसिएट हो जाते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए जो आपका वेंट ऑफ फैक्टर्स की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। एग्जांपल अगर लेना भी है, हालांकि मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाह रहा था, बट देख लो किस तरीके से देखा जाता है। NaCl के लिए अगर आप देखो तो पहली बात, वेंट ऑफ फैक्टर आई होता क्या है, इसका मतलब है कि कितने पार्टिकल्स हैं आफ्टर डिसोसिएशन, टूटने के बाद कितने पार्टिकल बने हैं, है ना, या नंबर ऑफ पार्टिकल ऐसे करके लिखो, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, है ना। टूटने के बाद अगर टूटने की बात कर रहा है, एसोसिएशन मतलब जुड़ने की बात कर रहा है ना। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख लो। तो NaCl को देखो, NaCl क्या इलेक्ट्रोलाइट है? हाँ जी है, क्योंकि NaCl को सर पानी में डालते हो तो ये टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस में। सर नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, कितने पार्टिकल बने? 2 पार्टिकल बने। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना था? 1 था। तो आई की वैल्यू देखना कितनी आई, 2/1 आई। कितना आया? 2। और हम सभी जानते हैं 2 1 से बड़ा है। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होंगे इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। और अगर आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, अच्छा इलेक्ट्रोलाइटिक की जगह अगर आयनिक आ जाए तो भी सेम कहानी है ना भाई, इलेक्ट्रोलाइट की तो जाके आयंस में टूटते हैं। और आई की वैल्यू 1 होगी अगर आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा क्यों है? अरे भाई जो इलेक्ट्रोलाइट है नहीं वो टूटेगा नहीं, है ना। नॉन मतलब जो है नहीं, जो है नहीं वो आयंस में टूटेगा नहीं। आयंस में टूटेगा नहीं तो जब इसके लिए वैल्यू रखोगे आई इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। जो आयन में टूटेगा नहीं तो डिसोसिएशन के बाद वो एक ही पार्टिकल रहेगा। डिसोसिएशन से पहले भी सर वो एक ही पार्टिकल था। टोटल कितना पार्टिकल रहेगा सर? 1 ही तो रहेगा, है ना। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए आई की वैल्यू हमेशा 1 रहने वाली है। ये सिंपल सी कहानी है। तो दोनों के लिए बता दिया। क्वेश्चन किसके लिए पूछा देख लेते हैं। फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर इज, क्या होगा? इक्वल टू 0? नहीं सर, इक्वल टू 1 नहीं होगा। ये किसके लिए है? नॉन आयनिक के लिए है ना। अच्छा यहाँ पे लिख नहीं पा रहा, नॉन आयनिक के लिए है या इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए है, ठीक है। और लेस देन 1 होगा, नहीं होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ध्यान में रखना आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। आगे आ जाओ। ये ऐसा क्वेश्चन हाइब्रिडेशन जो हर एग्जाम में देखने को मिल रहा है ना। प्रीवियस अभी जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम हुए सब में संकरण हाइब्रिडेशन पे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का हमें संकरण बताना है। तो नाइट्रोजन के पास यहाँ 3 ही बॉन्ड है, एक इस वाले CH3 के, और एक ये वाला हाइड्रोजन जो उस पर जुड़ रहा है, और एक ये CH2 CH3 ग्रुप जुड़ रहा है।
संकरण निकालने के लिए सिंपल सा फंडा बताया आपको, केवल यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड देखने हैं और लोन पेयर असंयोजित युग्म जोड़ा देखना है। सर यहाँ पे एक लोन पेयर है क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, 3 तो उसने शेयर कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर बच गए जिसको हम लोन पेयर कह रहे हैं। तो 1 सिग्मा है, 2 सिग्मा है, 3 सिग्मा है। सर यहाँ 3 सिग्मा है, लोन पेयर कितना दिखाई दे रहा है? सर लोन पेयर हमें दिखाई दे रहा है 1, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 का मतलब 1 s ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल। तो संकरण कितना आया सर? sp3 आया, है ना। फिर से देख लो, सिग्मा बॉन्ड 3 है, लोन पेयर 1 है, 3 और 1 4, 4 का मतलब 1 s 3 p, टोटल मिला के 4। तो संकरण sp3 आया। कितना आया सर? sp3 आया। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड कंटेन फ्रक्टोज, इसमें से कौन सा डाइसैकेराइड है जो फ्रक्टोज कंटेन करता है? तो मैंने एनसीईआरटी के कुछ यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स आपके लिए लिए हैं, जल्दी से देखो। सबसे पहले सुक्रोज को देखो। सुक्रोज में एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। अच्छा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे बनती होगी? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो यहाँ पे ये एक OH जुड़ा होगा, है ना, और ये एक जो रिंग है 6 मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर की रिंग को हम पायरेनोज रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरेनोज रिंग बोलते हैं। तो ग्लूकोज आपको पता है एक एल्डोहेक्सोज होता है, 6 मेंबर की रिंग बनाता है। फ्रक्टोज 5 मेंबर की रिंग बना रहा है, गिन सकते हो 5 ही मेंबर है, लिख भी रखा, देखो नंबरिंग करेंगे 6 मेंबर है या 5 मेंबर है। 5 मेंबर की रिंग को हम बोलते हैं फ्यूरेनोज रिंग, है ना। तो यहाँ पे एक OH लगा होता है, सिमिलरली एक OH यहाँ लगा होता है, तो यहाँ से H और OH मिलकर यहाँ से जल निकल जाता है, और देखो ये ऑक्सीजन एज अ ब्रिज यहाँ इन दोनों के बीच में जुड़ जाएगा। फिर से सुन लो, दोनों ही जब अलग अलग है ना, डाइसैकेराइड का मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, डाइसैकेराइड हो गए, है ना। तो दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, डाइसैकेराइड हो गए। समझना, इस पे भी OH है, इस पे भी OH है। जब ये डाइसैकेराइड नहीं, उससे पहले ये अलग ग्लूकोज है, ये अलग फ्रक्टोज है ना। तो दोनों अलग अलग यूनिट आपको दिखाई दे रही है। तो इसके पास भी एक OH है, इसके पास भी OH है। जब दोनों आपस में आके जुड़ेंगे तो यहाँ से H और OH निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O, और ये ऑक्सीजन दोनों के बीच में ऐसे ब्रिज लग जाएगा, और इसी लिंकेज को हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। ध्यान में रखना, सिंपल सा प्रश्न कई बार ऐसा भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। और वैसे भी मैं इस पे ज़्यादा डीप में क्या समझा रहा हूँ, बायो वाले बच्चों को ऑलरेडी पता होता है ना। मैं तो बायो वाले के लिए थोड़ा सा एलिब्रेट करके चीज़ों को दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो बायो वाले को ऑलरेडी पता होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। सर अब जरा देखो, सुक्रोज में एक अल्फा डी ग्लूकोज होता है और एक बीटा डी फ्रक्टोज होता है। क्लियर याद रखना, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो सुक्रोज में क्या फ्रक्टोज है? हाँ जी है, शायद क्वेश्चन यही पूछा गया था, फ्रक्टोज किस में है। माल्टोज में देखना ग्लूकोज है और ग्लूकोज है, मतलब माल्टोज में इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा सर लैक्टोज को देख लेना। लैक्टोज में ग्लैक्टोज है बीटा डी, और बीटा डी आपका ग्लूकोज मौजूद है। क्लियर है? इतनी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको कई बार ये भी ध्यान में रखना चाहिए कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट आपसे पूछे गए, तो सारे लिख देता हूँ। जैसे सुक्रोज है ना, सुक्रोज किससे बना है? इट इज फॉर्म बाय ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, है ना। और ये भी प्रश्न बन जाता है, ठीक है, प्रश्न ये भी बन जाता है। एक मिनट दीजिएगा, मैं इसको इस साइड कर देता हूँ, ठीक है। कई बार प्रश्न ये भी बनता है कि सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस पे क्या बनता है ना। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, दोनों ही तरीके से क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अभी लैक्टोज अभी हमने देखा, सर जो लैक्टोज है ये ग्लूकोज, सॉरी ग्लूकोज नहीं ग्लैक्टोज है ना, सॉरी फॉर दैट, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है, ठीक है। इसके अलावा आप जैसे माल्टोज, माल्टोज तो हमने देखा यहाँ पे 2 ग्लूकोज है ना, ये तो याद ही हो गया तुरंत ही अभी के अभी। फिर ऐसी ये पूछा गया अभी टेरी हेलोज, देखेंगे अभी क्वेश्चन कल परसों में आएगा। टेरी हेलोज किससे मिलके बना है? ये मिलके बना है ग्लूकोज और ग्लूकोज से, है ना, ये भी ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलके बना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ लेक्टोलोज, ये भी पूछा गया है लेक्टोलोज, ठीक है, इट इज फॉर्म बाय ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखने चाहिए, ये कुछ आपके डाइसैकेराइड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो आई थिंक फॉलोइंग डाइसैकेराइड कंटेन फ्रक्टोज, तो यस सही आंसर इसका सर लैक्टोज ही मिल गया। जबकि माल्टोज में केवल ग्लूकोज मौजूद होता है, ओनली ग्लूकोज, है ना। सुक्रोज में सर क्या क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों है ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों है, ठीक है। चलिए आप मुझे कमेंट में बताएंगे सेलो बॉयज में क्या क्या चीजें मौजूद है। स्पेशली मैं बायो वाले बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट में जरूर लिखिएगा। कौन सा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? भैया पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन ही होता है। पॉलिंग के स्केल के अकॉर्डिंग इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। सिंपल सा प्रश्न था। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन सीआर एटम इज, क्रोमियम में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? जनरली अनपेड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट इन पे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान में जरूर रखिएगा। जनरली आपसे जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनके जनरली यहाँ पे मैग्नेटिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछता है ना, तो वहाँ से क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो जल्दी से देखते हैं। सी आर सर एटॉमिक नंबर 24 होता है,
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि मैं करूं तो सर Ar3d5 एंड 4s1 होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 3d5 डी में पांचों के पांचों सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। ठीक है, हम सभी जानते हैं डी के पास इलेक्ट्रॉन की पहले सिंगल सिंगल फिलिंग होती है, हुन्स का नियम है ना। एस में भी एक इलेक्ट्रॉन भरा होगा, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए सर? 5 और 1 6 आ गए। ठीक है, इसके बाद अगर मान लो मैग्नेटिक मूवमेंट भी पूछा होता तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला हमें सभी को पता होना चाहिए। केमिस्ट्री वाले बच्चे तुरंत कह रहे होंगे ये तो बहुत ही आसान है, हमारे लिए क्या बड़ी बात है, पर मैं बाकी बच्चों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फॉर्मूला याद कर सकते हो और मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल के यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, 8 6 जा 48 है ना, तो 48 बहुत मैग्नेट्रॉन, और इसको डेसिमल में निकाल के बताइएगा, डेसिमल में निकालना भी सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया? अनपेड मतलब जिन्होंने पेयरिंग नहीं करी है, सिंगल सिंगल भरे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। सी आर में सिंपल सी कहानी है। आगे, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, कैलकुलेट द मोलैलिटी। अच्छा, मोलैरिटी दी है और मोलैलिटी पूछी गई है। ठीक है, चलो इस पर मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट प्रश्न डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ही बता देता हूँ ताकि आप फॉर्मूले से भी क्वेश्चन को कर पाएं। पहले दिया क्या क्या है जल्दी से देख लेते हैं। आई थिंक मोलैरिटी दी है 3m दी है, और आई थिंक डेंसिटी दी है 1.25 ग्राम पर ml, है ना, ग्राम पर ml। ये दो चीज़ें हमें दी गई हैं। और क्या दिया गया है? अच्छा, दो ही चीज़ दी गई भाई, डेंसिटी दिया गया है, मोलैरिटी दिया गया है और मोलैलिटी पूछा गया है। तो देखो भैया, फॉर्मूला याद होता है, अच्छी बात है ना। काफ़ी ये जो डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं कई बार केमिस्ट्री वाले जो लर्नर्स हैं उनको भी दिक्कत आती है याद करने में। याद होता है अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको दोनों ही मेथड यहाँ पे सिखाऊंगा। ठीक है, दोनों ही मेथड सिखाऊंगा, जनरल मेथड भी और डायरेक्ट फॉर्मूला भी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो देखो ये है, मोलैरिटी और मोलैलिटी। मोलैलिटी स्मॉल m, मोलैलिटी कैपिटल M, मोलैरिटी बड़ा M, यहाँ 1, ये क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट है। रो क्या है? रो यहाँ पे डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, डेंसिटी होती है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, वैल्यूज दी हुई है, m की वैल्यू यहाँ रख दो 3, डेंसिटी यहाँ रख दो, मास क्या है, सॉरी ये m की वैल्यू 3 है। मोलर मास किसका? सॉल्यूट क्या ले रहे हो? NaCl ले रहे हो, है ना, किसका क्या ले रहे हो? NaCl ले रहे हो, तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास, या जिसको हम M1 भी कह सकते हैं, Na का सर 23 होता है और Cl का 35.5 होता है, दोनों को जोड़ देंगे 58.5 ग्राम पर मोल आ जाएगा। बस वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर निकाल के मुझे बताएंगे। और दूसरा मेथड देखना है सर, फॉर्मूले याद नहीं हो पाएंगे क्योंकि याद करने के लिए बहुत कुछ है, कितना चीज़ों का हम रट्टा मारे, तो भाई जनरल मेथड से भी आप जाइए, क्या दिक्कत है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि भाई NaCl जो है ना, इसकी मोलरिटी 3m है। मोलरिटी 3m का मतलब है 3 मोल्स हैं, 3 मोल्स हैं किसमें? 1 लीटर में। भाई मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था? मोल पर लीटर। मैं सिंपली कह सकता हूँ हमें 3 मोल्स ऑफ NaCl दिए हैं इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इन 1 लीटर सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। मुझे सिंपल सी बात समझ में आ रही है, कुछ भी रटने वाली बात है नहीं, जो दिया है वो बस ध्यान में रखना है। मोलरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोल पर लीटर मतलब 3 मोल NaCl है 1 लीटर पानी में। तो भाई जब कुछ नहीं दिया होता, सिंपली हम 1 लीटर को ही पानी का वजन मान लेते हैं 1000 ग्राम, है ना। अच्छा, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है, आई एम सॉरी फॉर दैट, वेट ऑफ सॉल्यूशन। सर वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1000 लीटर है। कितना है सर? 1000 लीटर है, वेट दिया है। अच्छा, हमें और क्या दिया है? डेंसिटी दिया है। एक मिनट पढ़ लेते हैं, डेंसिटी किसकी दी है? डेंसिटी ऑफ 3 मोलर। अच्छा, पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है, तो क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया। वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया है सर, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है ना, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दी है? 1.25 ग्राम पर ml दिया है कि नहीं। अब सर मेरे को पता है डेंसिटी कितना होता है, वेट या मास अपॉन में वॉल्यूम, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम या वेट पर यूनिट वॉल्यूम। और सर यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ, डेंसिटी की वैल्यू 1.25 ग्राम पर मोल। देखो सॉल्वेबल है ना, सॉल्वेबल क्वेश्चन था, सॉल्व करना तो हमारे सिलेबस में है ये सारा पोर्शन, है ना। तो इस तरह के प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और वेट ऑफ किसका? ये सॉल्यूशन, है ना। अच्छा, दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ कि उसको बार बार सजाने में लगा हुआ हूँ, है ना। तो कितना दिया है? इट इज 1000। अच्छा, यहाँ मैंने लीटर लिख दिया, देखो ग्राम, है ना। तो 1000 ग्राम बट्टे में वॉल्यूम मुझे निकालना है ना। वॉल्यूम कितना है किसका? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। एक मिनट रुकना, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, क्योंकि मैं बार बार ही वॉल्यूम निकालूंगा तो आई थिंक ये सही नहीं है। हाँ, मैंने क्या गड़बड़ कर दी पता है भाई? मुझे यहाँ वॉल्यूम दिया, मैंने जबरदस्ती का वेट लिख दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट, है ना। वॉल्यूम कितना दिया है भाई? वॉल्यूम इन 1 लीटर, तो वॉल्यूम तो डायरेक्ट दिखा, आंखों के सामने दिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों, बट सामने ही लिखा हुआ है ना। सॉरी फॉर दैट, थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पे यही कर दी, है ना। तो ये गड़बड़ कर दी, वही मैं कहूँ, क्योंकि फॉर्मूले में फिर वैल्यू तो सही बन नहीं रही, कट भी नहीं रहा कुछ। चलिए, खैर, तो
है ना, मैं यहाँ पे लिख भी रहा था वेट ऑफ सॉल्यूशन, इसीलिए तो लिख रहा था। क्या डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितना दिया है 1000 ml दिया है। सर कितना दिया है 1000 ml, आपको पता है इधर मल्टीप्लाई होगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन, सर वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन जल्दी से बोलो कितना आ जाएगा, 1000 इंटू में 1.25, ठीक है। अच्छा मिलीलीटर से मिलीलीटर कट गया, ग्राम आ गया, वेट ऑब्वियस है हमें पता है ग्राम में आता है, तो कितना आया 1250 ग्राम आया। आया क्या नहीं, हाँ जी बिल्कुल आया। अब जरा देखो बात को समझना, अगर मैं बात करूं वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट, भाई सॉल्यूट क्या है हमारा NaCl ही तो है, तो जितना ग्राम NaCl मौजूद होगा उतना ही वेट होगा, तो NaCl कितना है 58.58 ग्राम है। तो मैं बात करूं वेट ऑफ सॉल्यूट की कितना आया, देखो थोड़ा सा लेंदी मेथड है ना, थोड़ा सा लेंदी मेथड है, बट समझ में अगर आ रहा है तो बहुत ईजी भी है। वेट ऑफ मैं सॉल्यूट निकाल रहा हूँ, क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि सर मेरे पास सॉल्यूशन का वेट भी आ गया, मेरे पास सॉल्यूट का वेट भी आ गया, मुझे सॉल्यूट सॉरी सॉल्वेंट का वेट चाहिए, है ना, नॉट सॉल्यूट इट इज सॉल्वेंट। क्यों चाहिए, यहां मैं लिख के बताता हूं, क्योंकि मुझे निकालनी है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी होता है सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के बट्टे में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का वेट किसमें होना चाहिए सर, केजी में होना चाहिए, बस सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में से बस सॉल्यूट का वेट घटा दो, है ना, तो सॉल्वेंट का वेट पता चल जाएगा 1250 माइनस के 58.5 ग्राम, इसे माइनस कर लेते हैं भाई, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ, एक मिनट रुकना। अच्छा एक मिनट और, सॉल्यूट का हमें 3 मोल दिए हैं, है ना, ये भी ध्यान में रखना, 3 मोलर है, अच्छा 3 है, तो है ना 3 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि तो 1 मोल सॉल्यूट का आएगा, 3 मोल सॉल्यूट का इंटू मतलब 3 करना पड़ेगा, ये भी ध्यान में रखना। तो 5 3 15, 8 3 24 25, 5 3 15, और यहाँ पे कितना आया 2 आया, 175 आ जाएगा, है ना 175 ग्राम, ठीक है। तो तुक्का नहीं मारना है, समझना है बात को, है ना, कि 3 मॉलिक्यूल दिया, हम निकाला एक का ये, तो फिर कैसे सही आएगा, तो 175.5 ग्राम आया। इसको माइनस कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाए, कैलकुलेटर से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1250 175, यह आएगा 1074.8 ग्राम, है ना। तो सॉल्वेंट का वेट आ गया, अब बस मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है सर, 3 मोल्स गिवन है सॉल्यूट के, है ना, वेट कितने में, तो 1074.8 ग्राम। अच्छा ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करूंगा, भाई सिंपल है, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1000 इंटू 1 ग्राम हो जाएगा, भाई ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 ग्राम कितना आ जाएगा 1/1000 kg आ जाएगा, तो 1 ग्राम में कितना होता है 1/1000 kg होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना जो भी आए, ठीक है, ये हो जाएगा 3000 बट्टे में 1074.8, और ये बना कितना मोल पर केजी, यही तो यूनिट होती है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं जल्दी से, ये आ रहा है कितना 2.79 मोल पर केजी, ठीक है। तो जरा देखो ऑप्शन में है, अब बेशक लेंदी लग रहा होगा, है क्या, हाँ है ना, ये सी ऑप्शन है ना लेंदी क्वेश्चन, बट मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं। आपको लगता है डायरेक्ट करना चाहिए फॉर्मूले से, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, रिलेशन वाला फॉर्मूला, है ना। और यदि आपको लगता है सॉल्व करना है तो भैया सिंपल सा तरीका था, हमें 3 मोलर दिया था, मोल पर लीटर मान के सॉल्व कर लिया, वेट ऑफ सॉल्यूट निकाला, सॉल्वेंट निकाला, सॉल्वेंट का निकालना, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का वेट माइनस कर दिया, और फिर इसके बाद मोलरिटी का जो फॉर्मूला था उसमें हमने पुट कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक आपने देखा होगा किस तरीके से हम क्लास को जो है कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हेलोजन, भाई इससे सिंपल प्रश्न क्या बनेगा, हेलोजन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब सिंपल सा बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस होल्डिंग कैपेसिटी, है ना, सिंपल सा फंडा बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, तो वो किसकी है, क्लोरीन की है, देन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इट इज द राइट ऑर्डर, क्लियर। आगे देख लेते हैं, कह रहा है मैथमेटिकली बॉयल्स लॉ क्या है, गैसेस लॉ हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो उसमें से पूछा है कि बॉयल्स लॉ क्या है। चलिए एक बार जल्दी से क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं इन सभी गैसेस लॉ का, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बॉयल्स लॉ की बात करता हूँ, बॉयल भैया की बात करता हूँ, क्यों बॉयल हो रहे हो, क्यों बल रहे हो बॉयल भैया, है ना, तो बॉयल भैया कहते हैं कि हमारे केस में जो प्रेशर होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, इन्वर्स मतलब आप जानते हैं सभी, है ना, कब एट कांस्टेंट टी, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से पी प्रोपोर्शनल बैक कांस्टेंट आएगा के बट्टे में कितना वी, तो यहाँ से पी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कब, जब आप तापमान कांस्टेंट लेंगे, ठीक है, एट कांस्टेंट टी, और यहाँ से हम जानते हैं P1 V1 बराबर P2 V2 भी ले सकते हैं, है ना। ये सिंपल सी कहानी, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हम जानते हैं अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसके छोटे छोटे जो मल्टीपल्स होंगे वो भी हमेशा कांस्टेंट होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। बॉयल्स के बाद भैया चार्ल्स भैया आए, है ना, चार्ल्स जेवियर भैया,
चार्ल्स लॉ कहते हैं कि जो वॉल्यूम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तापमान के, कब, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट पी, है ना, प्रोपोर्शनल आता है कांस्टेंट आता है, तो V बाई टी इक्वल टू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम बट्टे में टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर पे हमेशा कांस्टेंट रहेगा, या मैं सिंपली कह सकता हूँ V1 बट्टे में T1 इक्वल टू कितना, V2 बट्टे में T2, है कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल कह सकता हूँ। फिर चार्ल्स लॉ के बाद एक और हमारे गाय भैया है ना, गाय लुसेक, गाय भैया क्या कहते हैं, गाय भैया कहते हैं कि जो प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, बच क्या गया वॉल्यूम, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बस यही तो ध्यान में रखना है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। प्रोपोर्शनल हटता है कांस्टेंट आता है kT, प्रोपोर्शनल हटेगा और वैसे वापस से इन्वर्स हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू के, तो यहाँ से लिख सकता हूँ P1 इक्वल टू P2 T2, है ना, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन में कई बार देखने को मिलते हैं, न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद एवोगाद्रो भैया लास्ट, एवोगाद्रो लॉ, एवोगाद्रो भैया क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ मोल्स के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स के, कब, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, है ना, तो जब कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर होगा तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल्स के, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो दैट मींस वॉल्यूम बट्टे में नंबर ऑफ मोल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो दैट मींस V1 बट्टे में N1 बराबर हो जाएगा V2 बट्टे में N2 के। ये सिंपल सी कहानी है सर जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे गैसेस लॉ, एक क्विक रिवीजन हमने देखा सभी लॉस का, तो देख लेते हैं बॉयल्स भैया क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, यहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए कांस्टेंट और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, चलो देख लेते हैं, यहाँ पे प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, उसकी जगह यहाँ इन्होंने ले लिया वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एक ही बात है, तो ये भी बात सही है ना, एट टी पे, कांस्टेंट टी पे, ठीक है। अच्छा प्रोपोर्शनल हटाया तो यहाँ के उन्होंने कांस्टेंट ले लिया, मतलब ये भी बात सही लग रही है ना, देखो V बराबर K बाई पी, क्योंकि प्रोपोर्शनल हटा कांस्टेंट आया, सर इधर मल्टीप्लाई में ले गया तो PV इक्वल टू के कांस्टेंट, मतलब सारी बातें इन्होंने सही दी है ना, फॉर्मूले को वही घुमा फिरा के लिख दिया, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग दिया, कांस्टेंट ले आया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। आगे देख लेते हैं, जो आपको 17 क्लासेस कराई थी मैंने आपको क्लियर बोला है ये बात, अब भी बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि भाई जो 25 क्वेश्चन थे, डायरेक्ट 21 क्वेश्चन हमारी इन क्लासेस से, 17 क्लासेस ली थी और इन 17 क्लासेस से आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे, क्यों मिले थे, वही एनालाइज हर चीज़ को मैं बहुत अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इस एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूँ, ऑब्वियस एनालिसिस यही होता है PYQs और किस तरह का लेवल है एग्जाम का, तो मैंने उसमें ऐसे कन्वर्जन भी आपको कराए थे और कन्वर्जन से सिंपल क्वेश्चन आया था। तो सर हम देख सकते हैं यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 HBr है, हमें पता है यहाँ हाइड्रोजन और ब्रोमीन जुड़ेगा डबल बॉन्ड पे, सिंपल सी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है, हालांकि मार्कोनिकॉफ की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट दोनों पे डबल मतलब हाइड्रोजन की संख्या बराबर है। सबसे पहले जब HBr जुड़ेगा तो हमें पता है एक तरफ CH3 पे एक H आ जाएगा, इधर CH2 पे एक Br आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सर हम डाल रहे हैं NaCN, हमें पता है सोडियम साइनाइड डालेंगे तो CN माइनस यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ CH3 CH2 यहाँ CN मिल जाएगा और सर यहाँ से NaBr निकल जाएगा, सिंपल सी रिएक्शन, प्यारी सी रिएक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जन इस तरह का, CN वाला कन्वर्जन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सर CN का कन्वर्जन बताइए, CN का कन्वर्जन जब भी इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हो, CN का साइनाइड का जब भी हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो सर ये कन्वर्ट हो जाता है, बहुत प्यारी रिएक्शन है ये, COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। और ध्यान रखना जब भी कार्बन की संख्या एक बढ़ानी हो, यहाँ 2 कार्बन है और देख लो यहाँ प्रोडक्ट में 3 कार्बन आ गए सर, उत्पाद में 3 कार्बन आ गए, जब भी कार्बन की संख्या बढ़ानी हो तो ध्यान रखना CN ग्रुप को, साइनाइड ग्रुप को जोड़ने की कोशिश करना, ठीक है, साइनाइड ग्रुप को जोड़ने की कोशिश करना, आपका एक कार्बन बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या मिल गया, प्रोपेनोइक एसिड मिल गया, तो किसमें 3 कार्बन है, COOH के साथ, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ 2 ही है, नहीं होगा, तो ऑब्वियस बात है डी इज द राइट आंसर, डी दिख रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, द पेंटोज सुगर प्रेजेंट इन DNA, तो सेम ही जितने भी क्वेश्चन आपको देख रहे हैं सब आपको ऑलरेडी कराया हुआ है, आप देख सकते हैं ऑलरेडी सारी क्लासेस हमारे ही चैनल पे पड़ी हुई है, 17 क्लासेस हैं, ठीक है, आप उससे रिवीजन कर सकते हैं, अब भी इस एग्जाम के लिए भी उससे रिवीजन कर सकते हैं, बहुत हेल्प आपको करेगा, क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं और विद द कंसेप्ट, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट देखो अब तक तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो भी जाते हैं, बट आप समझिए मैं आपको कंसेप्ट जिनके पीछे का बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। कह रहा था पेंटोज सुगर प्रेजेंट इन DNA, DNA में कौन सी पेंटोज सुगर होती है, चलो आ जाओ जल्दी से DNA की बात कर लेते हैं। सबसे पहले DNA के स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, तो उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक सुगर होता है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है। अब ये मुझे नहीं लगता कि मुझे स्पेसिफिकली समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री वाले बायो वाले दोनों के बच्चों को ये बात पता होती है, सर फॉस्फेट सुगर और बेस ये 3 चीज होती हैं, ठीक है ना। तो सर फॉस्फेट होता है, सर सुगर होता है और सर बेस होता है, और ये बेस नाइट्रोजिनस होता है। अच्छा ये कौन सा बेस है, तो सर इसका नाम एडनेन है, ये भी ध्यान में रखना, सर एडनेन है, ये भी ध्यान में रखना, तो ये बेस यहाँ पे एडनेन मौजूद है, क्लियर सी बात है। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रीड करते हैं, पेंटोज सुगर
कौन सी प्रेजेंट होती है डीएनए में? चलो जल्दी से देखते हैं भैया। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो देखो ये राइबोज है। राइबोज का क्या होता है, जो सेकंड वाला OH होता है वो मौजूद होता है। डीऑक्सी में ये OH ग्रुप हट जाता है ना, ऑक्सी ग्रुप हट जाएगा तो OH ग्रुप हट जाएगा, तो सेकंड पोजीशन से OH ग्रुप हट गया है, इसी को हम डीऑक्सी कहते हैं। इसी की मदद से हमें पता चलता है कि कौन डीएनए है, डीऑक्सी है, और कौन आरएनए है ना। तो राइबो कौन सा ग्रुप है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो। डीऑक्सी का मतलब जो सेकंड पे है ना, जो फ्यूरेनोज रिंग है 5 नंबर की रिंग है, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। ये सुगर है, ये 5 नंबर वाली है, कौन सी है, फ्यूरेनोज है। इट इज द फ्यूरेनोज सुगर। पहला प्रश्न तो ये हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो फ्यूरेनोज है, अगर इसका सेकंड वाले पे OH अगर है तो राइबोज नहीं है, हट गया ना, डी डी मतलब हट जाना, डीऑक्सी राइबोज है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा, एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ, सॉरी फॉर दैट। पेंटोज सुगर कौन सा प्रेजेंट है डीएनए में, तो कौन सा पेंटोज है भैया, बीटा डी 2 डीऑक्सी ये इसका सही आंसर होना चाहिए। और यहाँ पे हमें दिख भी रहा है बीटा डी 2 डीऑक्सी इट इज द राइट आंसर, ठीक है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन भी है। आगे आईपीएसी नेम क्या होगा इस कंपाउंड का, तो भैया हमें प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। आईपीएसी मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, 2 घंटे का सेशन मैंने लिया है ताकि आपको आईपीएसी का अच्छे से नॉलेज दे पाऊं। तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, यहाँ से नंबरिंग क्यों शुरू करिए, COOH ग्रुप की प्रायोरिटी प्राथमिकता अधिक होती है। दैट मीन्स यहाँ से मैंने नंबरिंग शुरू करिए, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। 2 पे लग रहा है फिनाइल ग्रुप, है ना, तो नाम हो जाएगा सर 2 फिनाइल। 2 कार्बन है, इथ सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, एन ऑइक एसिड, तो 2 फिनाइल इथेनॉइक एसिड इसका नाम होना चाहिए। बेंजाइल यहाँ सही नहीं है, बेंजाइल सही नहीं है, 1 है नहीं, 2 है, तो 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो देखो यहाँ से हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है, डायरेक्ट आंसर पे जंप नहीं कर जाना है ना। कई लोग होते हैं डायरेक्ट बेंजाइल पहुंच जाएंगे, नहीं, प्लीज एक बार एलिमिनेट करते हुए चलिए ऑप्शंस को। ऐसा नहीं कि पहला ही क्वेश्चन देखा और पहला ही ऑप्शन देखा और आंसर टिक मार्क कर दिया, नहीं, प्लीज चेक एवरी ऑप्शन, ध्यान में रखिएगा। आगे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बायोमोलिक्यूल पूरा पढ़ाया हुआ है, और वो एनवायरमेंटल सुपरवाइजर से पहले ये टॉपिक सारे पढ़ाए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा उसमें। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या होते हैं सर, दोनों ही क्या होते हैं, जल्दी से देखो, आ जाओ स्ट्रक्चर पे आ जाओ। सर होता क्या है, जो आपका ग्लूकोज होता है ना, इसमें ये जो फिफ्थ वाला जो OH होता है इस पे लोन पेयर होता है, और ये लोन पेयर से इस अपने एल्डिहाइडिक ग्रुप वाले कार्बन पर अटैक करता है। सर जिस कार्बन पे अटैक हो रहा होता है, ये वाला कार्बन, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये आज थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है ना। तो ये जिस कार्बन पे अटैक होने जा रहा होता है, इस कार्बन को ही हम सर एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, प्लीज ध्यान में रखिएगा। इट इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। कौन सा कार्बन, ये जब आप ग्लूकोज बनाने जा रहे होते हैं तो ग्लूकोज में 5th नंबर का OH, 5th नंबर कार्बन पे जो लगा हुआ OH है, ये अटैक कर रहा होता है इस कार्बन पे, जिसकी वजह से 6 नंबर की रिंग बनती है, पायरेनोज रिंग बनती है। जिस कार्बन में अटैक करने जा रहा होता है उसको एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। अटैक होने के बाद आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको बस यही ध्यान में रखना है सर, अगर ये OH ग्रुप राइट साइड में सीधे हाथ की ओर है तो उसको हम डी फॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, डी फॉर्म, है ना, तो डी फॉर्म। और सर यही OH ग्रुप अगर लेफ्ट साइड में हो जाए, है ना, देखो फिगर के लेफ्ट साइड में, तो उसको हम कौन सी फॉर्म कहेंगे, बीटा फॉर्म, सॉरी फॉर दैट, इसको डी कह रहा हूँ, सॉरी, माफ कीजिएगा, है ना, डी और एल में ही मैं आपको गलत बताने लग रहा हूँ। पहली बार डी और एल फॉर्म का देख लेते हैं। हमने देखा था सेकंड लास्ट वाले कार्बन का अगर OH राइट में है तो उसको हम डी फॉर्म कहते हैं। तो पहली बात ये डी ग्लूकोज है, क्या है सर, डी ग्लूकोज है। पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने देखा था जब हम ये हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ऑलरेडी फिशर प्रोजेक्शन में पढ़ा है कि जो मोस्ट हमारा ऑक्सीडाइज ग्रुप होता है उसको हम टॉप पे रखते हैं, लीस्ट वाले को बॉटम पे रखते हैं। पहले तो अरेंजमेंट पता होना चाहिए। उसके बाद हम जब सेकंड लास्ट कार्बन को देखेंगे, उसका OH अगर राइट साइड में तो डी फॉर्म होगा, अगर लेफ्ट साइड में है तो एल फॉर्म होगा। तो डी ग्लूकोज है, ये बात समझ में आती है। ये OH जिस पे अटैक कर रहा है एनोमेरिक कार्बन पे, ध्यान रखना, उस कार्बन का यदि OH राइट साइड में आता है तो उसको हम अल्फा फॉर्म कहते हैं, और ये OH अगर लेफ्ट साइड में आता है तो उसको हम बीटा फॉर्म कहते हैं। आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा। तो अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म क्या है, एनोमेरिक फॉर्म है। कैसी फॉर्म है, दीज आर द एनोमेरिक फॉर्म, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कौन सा सही आंसर बनेगा सर, एनोमर बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसी एपीमर होता है, एपीमर वो कार्बन होते हैं जिनके OH सेम डायरेक्शन में लगे होंगे। मान लो एक कार्बन इसका OH राइट में है तो दूसरे वाले कार्बन का भी OH राइट में है, तो ऐसे कार्बन को सर एनोमेरिक कहेंगे। ये 2 अलग अलग फिगर्स होंगी, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अबाउट द टर्म मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी, मोललता, है ना, स्मॉल m पूछा है, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बट्टे में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है जी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो नंबर ऑफ मोल डिजोल्वेंट, यही सही लग रहा है, 1 लीटर नहीं होगा, 1 लीटर नहीं होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ, अच्छा यहाँ क्लियर है, देखो ये इसलिए कह रहा हूँ, देखते ही आंसर टिक नहीं करना, काट दो, क्यों, क्योंकि यहाँ क्लियर मेंशन है नंबर ऑफ मोल किसके, सॉल्यूट के सर, किसके, सॉल्यूट के, है ना, तो ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। अच्छा N1 है, सॉरी, ठीक है। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन। इनमें से कौन एलोट्रोप नहीं है कार्बन का, हम सभी जानते हैं कार्बन के 3 एलोट्रोप हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरीन, बक्की भैया तो सिरामिक नहीं है। आगे द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल कौन से होते हैं सर, जिसका पार्टिकल का साइज 10⁻⁻⁶
मीटर से 10⁻⁹ मीटर, जिसको हम 1 नैनोमीटर कहते हैं। इसके बीच में जिसके पार्टिकल का साइज का रेंज होगा, जिसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइक्रोन से 1 नैनोमीटर तक के बीच में अगर रेंज होता है तो उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। और इससे ज़्यादा साइज होगा, मतलब 10⁻⁹ मीटर से या 1 नैनोमीटर से, जिसका साइज छोटा होगा, नॉट बड़ा, लेस देन का साइन लगा दिया, छोटा होगा, है ना। तो ध्यान में रखना वो सारे हमारे ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन होते हैं। और यदि पार्टिकल का साइज 10⁻³ से लेकर 10⁻⁶ के बीच में होता है तो ऐसी कंडीशन में सर इसे सस्पेंशन कहते हैं, मतलब यहाँ पार्टिकल का साइज और बड़ा हो गया, है ना। तो सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के बीच में जो आते हैं वो कोलाइड होते हैं, और कोलाइड में जो पार्टिकल लाइट की स्कैटरिंग करता है उसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, है ना। इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ब्राउनिन मोशन होता है, जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल, है ना। पार्टिकल जो जिगजैग मूव कर रहे होते हैं उनको हम ब्राउनिन मोशन कहते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब बहुत सिंपल है कि सर यदि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो ये प्लस वाला इलेक्ट्रोलाइट माइनस की तरफ भागे, माइनस वाला इलेक्ट्रोलाइट प्लस की तरफ भागे, है ना। मतलब ऑब्वियस बात है, अपोजिट चार्ज अपोजिट इलेक्ट्रोड पे भागेंगे, ये प्लस वाला कैथोड की ओर भागेगा, माइनस वाला एनोड की ओर भागेगा, है ना। सो दैट्स वाई इसको हम सिंपली इलेक्ट्रोफोरेसिस कहेंगे। मतलब चार्ज अगर एक दूसरे ओर्स पे भागे, है ना, कैथोड और एनोड की तरफ भागे, उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा, हालांकि राइट आंसर नहीं है, मैंने राइट लगा रखा है ना, तो प्लीज इसको ध्यान में रखना है। आगे इनमें से कौन टिंडल, देखो कैसे क्वेश्चन पूछे, दो एक जैसे क्वेश्चन अगल बगल में पूछ डाले। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ऊपर पूछा कि भैया कोलाइड पार्टिकल किस तरह का इफेक्ट दिखाते हैं, मतलब एग्जामिनर के दिमाग में देखो इतने सारे टॉपिक होते हैं, पर जब एक टॉपिक में घुस जाता है तो सही प्रश्न बनाने लगता है। तो कौन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है, पहले तो देखो कौन दिखाता है। अरे भाई कोलाइड दिखाता है, ऊपर ही पड़ा, जिसको पता होगा ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे का भी कर देगा, है ना। हालांकि इस तरह क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज भी कर देते हैं। तो कौन नहीं दिखाएगा, आइसोटोनिक नहीं दिखाएगा, है ना, कोलाइड तो दिखाता है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक ड्रग वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो पेनिसिलिन की खोज करी थी, सभी को पता है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। आगे कौन सा नोट है, देखो क्वेश्चन को ऐसे भी पढ़ना है कि भैया क्या दिया है, नोट दिया है ना, क्या दिया है, ये एक बार ध्यान से पढ़ लेना है। तो सर क्लियर यहाँ नोट दिया, और देखो यहाँ बोल्ड भी नहीं करा, कई एग्जाम्स में हमें यस इनकरेक्ट या नॉट वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बोल्ड करके, है ना, डार्क करके देता है, बट यहाँ नहीं दिया। तो कौन इसमें सिंथेटिक डिटर्जेंट नहीं है, नेचुरल। अरे भैया सिंथेटिक वो होता है जो मैन मेड होता है, मैन मेड होता है। और जो मैन मेड है, अच्छा सिंथेटिक डिटर्जेंट में कौन कौन आते हैं सर, इसमें कैटाइनिक आएगा, इसमें एनाइनिक आएगा, और इसमें नॉन आयनिक आएगा। तीन टाइप के होते हैं, कैटाइनिक, प्लस वाला, एनाइनिक, और कोई आयनिक वाला ना हो, ठीक है। तो मतलब ये तीनों ही सिंथेटिक है, ऑब्वियस बात है। नेचुरल सिंथेटिक नहीं होगा, ये नेचुरल मतलब जो नेचर बना रहा है, और यही पूछा है कि सिंथेटिक कौन नहीं है, जो नेचर नहीं, मैन नहीं बना रहा, नेचर बना रहा है, नेचुरल डिटर्जेंट हो जाएगा। एनाइनिक बता ही दिया इसका टाइप है, कैटाइनिक बता ही दिया, पॉलीआयनिक मतलब एक तरह का आपका कैटाइनिक एनाइनिक बहुत सारे उससे मिलकर बना है, और पॉलीआयनिक को हम सिंपली आपका नॉन आयनिक भी कह सकते हैं। क्लियर। आगे नेचुरल रबर इज मेड बाय यूज ऑफ विच मोनोमर। तो किस मोनोमर के द्वारा बनाया जाता है, इट इज द आइसोप्रीन। तो नेचुरल रबर जो है वो आइसोप्रीन से बनाई जाती है। और जो आपकी सिंथेटिक रबर है, सिंथेटिक मतलब मैन मेड, अभी बताया। तो जो सिंथेटिक रबर है, ध्यान रखना पॉलीमर से क्वेश्चन आने के बहुत अधिक चांसेस बनते हैं, बायोमोलिक्यूल से अधिक क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। 17 क्लासेस में ये वीडियो आपको बहुत कम समय में बहुत सारा डाटा आपको हमें पढ़ाया गया है, जिससे आप अच्छे से रिवीजन कर पाएं। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, वो भी मैं आपको रिकमेंड करते हुए चलता हूँ, ठीक है। अगर आपने रिवीजन नहीं करा है और ऐसे क्वेश्चन जहाँ से प्रश्न ईजिली हो जाएंगे वो टॉपिक छोड़ दोगे तो थोड़ी सी समस्या है एग्जाम में, है ना। तो नेचुरल रबर मेड बाय द यूज ऑफ मोनोमर, किसके उससे बना है, तो सही आंसर है आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में हमारे स्ट्रक्चर भी आ जाते हैं, ठीक है। बता दो आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर क्या है, तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज आइसोप्रीन। तो ये हमने बना दिया आइसोप्रीन, ठीक है। इसका नाम करने जाओ तो ये सर कार्बन 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 कार्बन, चार कार्बन है, चार कार्बन के सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा है, तो 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइन, 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइन, ये आपका सर आइसोप्रीन है। क्या है, आइसोप्रीन है। स्ट्रक्चर वगैरह हमें आने चाहिए, ठीक है। और मान लो हमसे पूछा जा रहा है नियोप्रीन, नियोप्रीन क्या है, तो नियोप्रीन भी मैं आपको बना के बता देता हूं, ठीक है। तो पॉलीमर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक बनता है, एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न जरूर पूछता है ना, बहुत अधिक चांसेस बनते हैं यहाँ से प्रश्न पूछने के। तो सर ये आपका नियोप्रीन है। क्या बनता है इससे, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक मतलब मैन मेड, ठीक है। ये आइसोप्रीन है जो आपका नेचुरल रबर बनाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके फॉरेंसिक साइंस में आए हुए क्वेश्चन है। अभी लैब असिस्टेंट फॉरेंसिक साइंस का एग्जाम आई थिंक मार्च अप्रैल में हुआ था, उसके क्वेश्चन है बहुत इजी लेवल क्वेश्चन रहे। जिस तरह से हमें लगा कि ग्रेजुएशन बेस पे एग्जाम है, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन पूछेगा, बट ऐसा नहीं था, बहुत सिंपल बिल्कुल लो लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए।
चलिए जल्दी से देखते हैं, कह रहा है इनमें से कौन जो है ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाएगा। चलिए समझते हुए चलते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स जिनको हम डीएल फॉर्म भी कहते हैं। अगर ऑप्टिकल आइसोमर चेक करना है, सबसे पहले चेक करो कि मॉलिक्यूल आपका कायरल है कि नहीं, इससे ही आंसर मिल जाएगा। कायरलिटी चेक कर ली, इसके बाद चेक करो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं, या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं, ये चीज चेक कर लो। अगर कायरल है तो ऑप्टिकल आइसोमर देगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं देगा। सिंपल सी कहानी, इतनी सी चीजें चेक करनी है। कैसे चेक करनी होती है वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, यूट्यूब पे भी मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इतनी सी बातें चेक कर लेना और उसके अकॉर्डिंग आंसर देना। सबसे पहले हमें 1 अमाइनो पेंटेन, 1 अमाइन है और पेंटेन है, तो बना दो। ये हो गया 1 अमाइन और पेंटेन। सर पहले ही कार्बन को देखो, इस पे एक NH2 ग्रुप हो गया, इस पे 2 हाइड्रोजन है, और बाकी ये जो ग्रुप है आप लिख लो CH2 का होल थ्राइस और ये CH3। सर कायरल ऐसा कार्बन होता है जिसपे चारों डिफरेंट ग्रुप होंगे, 4 डिफरेंट ग्रुप। ऐसा कार्बन जिसपे चारों अलग अलग ग्रुप होंगे, ऐसे कार्बन को हम कायरल कहेंगे। और सर जो भी कायरल होंगे, ध्यान रखना, वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। कैसे होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और ऑप्टिकल आइसोमर देंगे। सर ये कार्बन ऐसा है जिसपे एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। कैसा है सर? एक आयरन है, एक आयरन है। एक आयरन कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इनएक्टिव मतलब लाइट के प्रेजेंस में काम नहीं करेगा, है ना। ऑप्टिकल आइसोमर मतलब डीएल फॉर्म नहीं देगा, तो इनएक्टिव है, ये नहीं देगा। और क्वेश्चन पूछा क्या? क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, सो कौन दर्शाएगा ऑप्टिकल आइसोमर्स, है ना, कौन दर्शाएगा ये पूछा है, तो पहला तो नहीं दर्शाने वाला। 2 अमाइनो पेंटेन जल्दी से देख लेते हैं, मतलब अमाइन को सेकंड कार्बन पे ले आओ। है ना, ये हो गया हमारा 2 अमाइनो पेंटेन। सर अगर इस कार्बन को देखूंगा, इस कार्बन पे ये एक अलग ग्रुप, ये CH3 अलग ग्रुप, ये हाइड्रोजन अलग ग्रुप, और ये पूरा का पूरा अलग ग्रुप। तो ऐसा कार्बन है जिसपे चारों अलग अलग ग्रुप जुड़ रहे हैं, और ऐसा कार्बन जिसपे चारों अलग अलग ग्रुप जुड़ते हैं, सर वो कायरल होते हैं। और सर जो कायरल है मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और जो ऑप्टिकली एक्टिव है, एक्टिव मतलब लाइट के वजह से काम करेगा, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स देगा, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स देगा। सर डी एल फॉर्म देगा। तो मतलब राइट आंसर मेरा मिल गया है। बाकी आप 3 अमाइनो पेंटेन को चेक करेंगे, दोनों साइड सेम CH2 CH3 CH2 CH3 दोनों साइड सेम ग्रुप होगा, नहीं देगा। ऐसे इसको भी आप ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, बाकी बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। लीस्ट स्टेबल कार्बन आयन कौन सा होगा? सर हमें पता है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ये होती है कि प्राइमरी कार्बन आयन क्या स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी होगा, देन टर्शरी होगा। ठीक है, और इससे पहले आपका मिथाइल कार्बन आयन होगा। ये स्टेबिलिटी होती है कार्बन आयन की। तो सर यहाँ पे बट कंसेप्ट कुछ और भी है। सर ये टर्शरी, पहली बात ये तो होगा नहीं कि टर्शरी सबसे कम स्टेबल होता है। सर यहाँ भी क्लोरीन है, टर्शरी एक तरीके से यहाँ भी नहीं होगा। बट अगर मैं ए और डी की बात करता हूँ तो दोनों को ही समझने की कोशिश करता हूँ। ए है आपका मिथाइल, बट मिथाइल के साथ साथ यहाँ एक बेंजाइल, है ना, कार्बन आयन भी है, बेंजाइलाइड कार्बन आयन भी है। सर अगर इस कार्बन आयन की मैं बात करता हूँ, इसकी विशेष बात यह है कि सर इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। सर यह अनुनाद के द्वारा स्टेबल है ना। सर ये अनुनाद के द्वारा स्टेबल है, अपने आप को रेजोनेंस से स्टेबल कर रहा है। जहां भी रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी होती है, अनुनाद होने की पॉसिबिलिटी होती है, वहां पे स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान में रखना है बार बार। ठीक है, तो ऑब्वियस है हमें चेक करना है कि सर ये ऑर्डर तो चेक करना ही है, उसके अकॉर्डिंग डी आंसर बन सकता था, बट ये भी चेक करना है क्या यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप तो नहीं है। देखो सिंपल CCH5 लिख दिया, बेंजीन बना के भी नहीं दिया। क्लियर? द हाइब्रिडेशन ऑफ, देखो एक और सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम हाइब्रिडेशन पे क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल सुपरवाइजर में पूछा, यहाँ भी पूछा है। ठीक है, सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट, मेरी तबीयत वाकई बहुत ख़राब है। ठीक है, वो तो क्लास क्योंकि हो नहीं पा रही थी, बच्चों का सिलेबस भी नहीं हो पाया, इसलिए मजबूरन मुझे क्लास लेनी पड़ी। आई एम सॉरी। चलिए, हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन इथीन, जल्दी से इसको कंप्लीट करता हूँ, है ना। और आज मुझे पर्सनली अंदर से फील हो रहा है कि मुझे फीवर होने वाला है रात में, बहुत बहुत ज़्यादा शानदार, है ना, ऐसा तगड़ा वाला फीवर जो है होने वाला है मुझे। क्षमा कीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, कई बार मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा हेडेक भी है, थ्रॉट में पेन है, और आप भी बच के रहिए, है ना, वायरल इस सब बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और मैं भी इस संडे बाहर चला गया था, और वहीं से ये वायरल मैं अपने घर में लेके आया हूँ एज अ उपहार, सॉरी सैटरडे में, है ना। तो ये चीज़
आप बच के रहें, जस्ट अ मिनट। चलिए, तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हमें पता डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ये सिग्मा और ये सिग्मा है ना। नियम बताया था, सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे सर, लोन पेयर गिनेंगे। सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं। 3 लोन पेयर कार्बन पे है नहीं, तो 3 3 का मतलब 1s2p हाइब्रिडेशन sp2। क्या हो गया सर? sp2 हो गया। कह रहे जनरल फॉर्मूला कौन सा होगा साइक्लो एल्केन का। तो साइक्लो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है भैया? CnH2n। ये जनरल फॉर्मूला एल्कीन का भी होता है, साइक्लो एल्केन का भी होता है। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड है ना, अनसैचुरेटेड, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या है? 3 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है। ऐसी साइक्लो एल्केन, ये बन गया साइक्लोप्रोपीन, CH2 CH2 और CH2, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन। तो दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और एटम्स की कनेक्टिविटी अलग अलग है, तो दोनों ही आइसोमर हैं। और किस तरह के आइसोमर हैं सर? रिंग चेन आइसोमर हैं, रिंग चेन आइसोमर हैं, है ना, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। तो आंसर मिल गया होगा CnH2n, है ना। ऐसे ही रिंग चेन आइसोमर का एक और एग्जांपल याद करना चाहो, तो जैसे CnH2n-2, ये फॉर्मूला हमारा एल्क आइन का भी होता है, एल्क आइन का भी होता है और साइक्लो एल्कीन का भी होता है ना, साइक्लो एल्कीन का भी होता है, ध्यान में रखना। तो ये सिंपल सी बातें हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव्स ये, ओहो कितनी प्यारी रिएक्शन है कि जो ये CO ग्रुप है, ये CO ग्रुप हट रहा है और O की जगह H आ रहा है ना, मतलब एक तरह का रिडक्शन है। और ये वाला जो डी ऑप्शन है, ये रिएजेंट है वॉल्फ किश्नर का, है ना। किसका है सर? वॉल्फ किश्नर रिएजेंट है ये, है ना। अच्छा, LiLH4 क्या काम करता है सर? ये एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहलिक ग्रुप में। सेम NaBH4 भी काम करेगा, है ना। आपका ये जो टर्शरी ब्यूटाइल आपका टिन हाइड्राइड है, ये भी सेम काम ही करेगा, ठीक है। जबकि चौथा जो है, जिसको हम वॉल्फ किश्नर बोलेंगे, है ना, वॉल्फ किश्नर, तो ये सिलेबस में मेंशन भी है, पता भी होनी चाहिए डायरेक्टली कि हमारे पास जब भी कार्बोनिल ग्रुप है, इस ऑक्सीजन को हटा के यहाँ अगर CH2 ग्रुप लाना है, तो बस हमें यहाँ पे क्या डालना है? सबसे पहले हाइड्रोजीन डालना है और उसके बाद बेस डालना है, बस। ऐसी इसी की तरह एक और रिडक्शन है, सेम यही काम करेगा, इट इज कॉल्ड क्लीमेंसन रिडक्शन, है ना। दोनों ही सेम भाई भाई है, सेम इसका काम भी कार्बोनिल ग्रुप को कन्वर्ट करना है, किसमें? CH2 ग्रुप में। बस ध्यान में रखना इसका रिएजेंट क्या होता है? कंसंट्रेटेड HCl और ZnHg, जिंक अमलगम, है ना, नॉट बबलगम, इट इज जिंक अमलगम, सॉरी, ठीक है। चलिए, विच कंपाउंड है लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट? किसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम होगा सर? जो सिमेट्रिकल है उसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम होगा, पढ़ाया हुआ टॉपिक है, पढ़ाए हुए क्वेश्चन है ना। तो यहाँ चारों ही क्लोरीन है और क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सारे एरो बाहर की तरफ है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में होता है, डाइपोल मोमेंट 0 होता है ना, और नॉन प्लेनर होता है, और नॉन पोलर होता है, आई एम सॉरी, वर्ड्स जो कि तू ही हो रहे हैं, क्या। तो सर सबसे ज्यादा कौन होगा? CCl4 होगा, सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है, तो लोएस्ट लोएस्ट मतलब यहाँ तो 0 ही है ना। आगे, विच कंपाउंड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर? बता देना भैया, पानी में कोई भी चीज सॉल्युबल देखनी है, क्या देखोगे? एक पोलर, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। भैया इथेनॉल पोलर है, खत्म कहानी। ऑक्टेन, पेंटेन, ब्यूटेन, ये सभी के अंदर वेंडर वॉल फोर्स होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होती है। प्लस आर इफेक्ट कौन दिखाएगा? तो भैया प्लस आर रेजोनेंस, प्लस आर मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। चलो मैं इसको ये भी अगली स्लाइड में लिख देता हूँ। प्लस आर का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो कौन कौन से हमारे जो आर एल्काइल ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, आर है ना, R4R ऐसे करके याद रख सकते हो। अदरवाइज CH3 हो गया, C2H5 हो गया, सब इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है। इसके अलावा आप देखोगे OH है ना, ये लोन पेयर देता है, NH2 लोन पेयर देता है, तो सब इलेक्ट्रॉन देने वाले, प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। ऐसे ही माइनस आर मतलब जो इलेक्ट्रॉन ले ले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ले, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले ले, विड्रॉ, जैसे बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं, है ना। तो उसमें कौन कौन से ग्रुप आ जाएंगे? जैसे NH3 प्लस लगा दिया, इसमें प्लस चार्ज लगा दिया, ठीक है। इसके अलावा COOH ग्रुप हो गया सर, CHO ग्रुप हो गया, है ना। इसके अलावा सर COCl ग्रुप हो गया, COCl ग्रुप हो गया, ये NH और R लगा दिया, इस पर प्लस चार्ज लगा दिया, है ना, ऐसे लगा दिया। ये सारे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है। और ये पूछा है प्लस आर, प्लस आर का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले, प्लस आर का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पूछा है। सर ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला नहीं होगा, ये भी खींचने वाला नहीं होगा, CN खींचने वाला नहीं होगा। ऑक्सीजन बताया ना, लोन पेयर देता है, इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, लोन पेयर जो भी देगा, लोन पेयर जो भी देगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा प्लस आर शो करेगा। सिंपल है। चलिए,
होमोलाइटिक फिजन क्या देता है भैया? दो तरीके से बॉन्ड टूटता है। फिजन का मतलब है बॉन्ड टूटना यहाँ पे। तो फिजन दो तरीके से होगा, एक होगा होमोलाइटिक। होमोलाइटिक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। सर मान लो ये CH3 है, ये एक H है, मीथेन है आपका, CH4 है। सर एक इलेक्ट्रॉन यदि ये ले ले, एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले, क्यों ले ले? हमें पता है एक बॉन्ड में, एक बंध में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, एक बंध में, बंधन बनने में दो इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। तो CH3 एक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन H अपनी ओर ले लेगा। और सर जब भी होमोलाइटिक फिजन होगा, होमो का मतलब बॉन्ड का दो इलेक्ट्रॉन, एक ये ले लेगा, एक ये ले लेगा। और सर यहाँ पे हम फिश हुक एरो, मछली फंसाने वाला कांटा, है ना, फिश हुक एरो लगाते हैं। काफी लोग इसे फिश हुक एरो, काफी लोग इसे सिंगल हेड वाला एरो, एक ही सर है इसका, है ना। तो होमोलाइटिक फिजन होगा और यहाँ पे जो बनता है वो फ्री रेडिकल बनेगा, मुक्त मूलक बनेगा, ध्यान में रखना। सर अगर दूसरा जो तरीका है वो है हेट्रोलाइटिक फिजन। सर दूसरा जो तरीका हेट्रोलाइटिक फिजन है, ठीक है। और जैसे मान लो यहाँ CH3Cl है, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन दो के दो, है ना, बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है, अभी बताया, दो के दो इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बचपन से पढ़ रहे हैं, उस पर माइनस चार्ज, जो दे रहा है उस पर प्लस चार्ज। ऐसे कंडीशन में प्लस और माइनस पूरा आ जाएगा, आयंस बनाएगा। क्या बनाएगा? आयंस बनाएगा। और सर जब भी होमोलाइटिक होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक बनाएगा और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनाएगा। क्लियर है? तो आई थिंक सही आंसर मिल गया होगा, इट इज द फ्री रेडिकल। और प्लीज सेशन के बाद जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी है ना। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? तो पाई बॉन्ड जो है सर वो बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग से। कैसे बनता है? साइडवेज ओवरलैपिंग से। अच्छा, एग्जाम में अगर लेटरल ओवरलैपिंग आया तो भी परेशान मत होना, दोनों एक ही बात है। ओवरलैपिंग से बनता है ना, पी ऑर्बिटल ऐसे बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग से, सॉरी पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। याद कीजिए, ये सब आपको बेसिक्स में पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पे सारी क्लासेस मेरी पढ़ी हुई है ना। और ये बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आएगा। तो देखो, ये एक पी ऑर्बिटल, ये एक पी ऑर्बिटल आपस में जुड़ जाएंगे, साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे और ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। इसलिए पाई बॉन्ड के टू ओवरलैपिंग जोन होते हैं, है ना, दो जगह से ओवरलैप कर रहा होता है। चलिए, मेन कंस्ट्रेंट ऑफ एलपीजी, ऐसा क्वेश्चन पूछा, नकारा क्वेश्चन। सही आंसर इसका प्रोपेन होना चाहिए, क्योंकि एलपीजी में 80% प्रोपेन होता है और लगभग 20% ब्यूटेन होता है। बट अलग अलग डाटा पढ़ोगे तो अलग अलग चीजें और देखने को मिल जाएगी। बट एग्जामिनर ने इसका आंसर ब्यूटेन दिया है, क्यों दिया है मुझे नहीं पता। एक्चुअली लॉजिक के साथ वो मुझे समझाएं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एटलीस्ट एलपीजी में लगभग ब्यूटेन तक के सारे आपके जो आइसोमर्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, एल्केन या एल्केन्स के कह लो आप सिंपली। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। आई थिंक ये एग्जाम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है आई थिंक। ठीक है, इसमें आपको दिया इथाइल बेंजीन KMnO4 से रिएक्शन करा रहा है, तो बी आंसर होगा। मतलब जब यहाँ पे कितने भी कार्बन आप ले लो, अगर उसमें KMnO4 डाल के एसिडिक KMnO4 डाल रहे हो तो सर वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे आप यहाँ डायरेक्ट CH3 ले लो, CH2 ले लो, चाहे यहाँ CH2 एक और CH2 लगा के CH3 ले लो, सभी का आंसर जो है, सभी का आंसर क्या बनेगा सर? बेंजोइक एसिड बनेगा। ये ध्यान में रखना। और देखो कितने प्यारे प्यारे ऑप्शन बनाए हैं, है ना। और काफी लोगों ने आंसर, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा ढंग से या पुरानी नॉलेज होगी, है ना, काफी टाइम से मतलब नहीं पढ़ा है, सॉरी फॉर दैट, तो वो आंसर जरूर इसका यही लगा के आएंगे। आगे, द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो सिंपल है ये, इसमें बोला है आपके पास ब्यूटेन है, इसकी रिएक्शन Cr2O3 Al2O3 से करा रहा है 600 डिग्री पे। सर इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ब्यूटुइन बनेगा। और इस तरह का प्रश्न और भी एग्जाम में देखने को मिलता है। कैसे मिलता है? यहाँ आपको ऐसे सजा के दे देगा, है ना, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन हमारे सिलेबस का पार्ट भी है, ये दे देगा। और सेम आपको दे देगा Al2O3, है ना, Cr2O3 और 770 केल्विन टेम्परेचर। प्रोडक्ट क्या बनेगा? बहुत सिंपल है, ये एल्कीन ही बनाता है, बट ये साइक्लिक एल्कीन बना देगा, मतलब टोल्यूइन बना देगा, है ना, टोल्यूइन बना देगा ऐसे ही। अच्छा, कितने कार्बन है? 7 है, तो नॉर्मल हेप्टेन आपने लिया, एन हेप्टेन लिया, ये भी ध्यान में रखिएगा, है ना। अगर 6 कार्बन लोगे तो सर बेंजीन बना देगा, है ना, मतलब डबल बॉन्ड ले आएगा, ये काम कर देगा। और जहां पे पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड के द्वारा बनने के साथ साथ रिंग बन जाए, वहां रिंग बना देगा, जैसे यहाँ बेंजीन बना देगा, क्योंकि बेंजीन स्टेबल है, रिंग है ना। यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं रिंग बनने की, इसलिए सिंपल एल्कीन बना देगा, ब्यूटीन बना देगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, इसमें एरोमेटिक कौन नहीं है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ऑलरेडी पूरा टॉपिक यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, प्लीज देख सकते हैं। एरोमेटिसिटी के कुछ रूल हैं, वो आगे भी देखेंगे, दोबारा से टॉपिक आएगा, क्वेश्चन आएगा, उसको हम देखेंगे। पर इसमें एरोमेटिक कौन नहीं है? तो सही आंसर होगा साइक्लोप्रोपीन, क्योंकि सर साइक्लोप्रोपीन में एरोमेटिक के लिए जो सिंपल सी कहानी है, जल्दी से देख लेते हैं। एरोमेटिक के लिए सर सबसे पहले साइक्लिक होना चाहिए और कंजुगेटेड होना चाहिए। इसके बाद वो sp2 या मैं सिंपली कहूँ प्लेनर होना चाहिए। सर इसके बाद अगर वो 4n+2 पाई सिस्टम को फॉलो कर रहा है हकल के, तो वो एरोमेटिक है। और सर अगर वो 4n पाई सिस्टम को फॉलो कर रहा है तो वो एंटी एरोमेटिक है। बट यहाँ पूछा है कौन एरोमेटिक नहीं है, ना ही एरोमेटिक पूछा ना ही एंटी पूछा है, बोला एरोमेटिक कौन नहीं है, तो साइक्लोप्रोपीन इसका सही आंसर होगा। साइक्लोप्रोपीन क्या होता है ये आपने बना के देख लिया होगा। इसका इस वाले कार्बन को देखिए, इस पर 4 बॉन्ड है, मतलब ये sp3 है। और
हमने क्या देखा, हाइब्रिडेशन sp2 होना चाहिए, है ना, sp3 नहीं होना चाहिए, sp3 जिसकी वजह से एरोमेटिक नहीं है। क्लियर। आगे कार्बीन आर, कार्बीन क्या होते हैं, तो सिंपल है, कार्बीन रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपके सिलेबस में है, ये आपको पढ़ाया भी गया है। सर ऐसा कार्बन जिसपे 2 ग्रुप लगे हो, है ना, और एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बच जाए, इसको हम कार्बीन कहते हैं। इसी तरीके से इसको हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई भी करते हैं, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा इधर करके लिख देता हूँ। यहाँ पे कंसेप्ट बनता है सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन का। सिंगलेट कार्बीन में क्या होता है और ट्रिपलेट कार्बीन में क्या होता है, सर ये हमारी ट्रिपलेट कार्बीन, इसके इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में मौजूद होते हैं। इसका अगर मैं हाइब्रिडेशन निकालूं तो ये होता है sp ट्रिपलेट कार्बीन। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भाई आपकी जो ट्रिपलेट कार्बीन है वो कैसी होती है, और लीनियर होती है, रैखिक होती है, क्योंकि sp हाइब्रिडेशन, sp मतलब लीनियर होगी। क्यों है sp, क्योंकि एक सिग्मा 2 सिग्मा है। सर ये लोन पेयर नहीं है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में मौजूद हैं, है ना। लोन पेयर कब होगा, जब ये दोनों ही एक ऑर्बिटल में मौजूद होंगे, जब इसको हम लोन पेयर कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे सर इसका हाइब्रिडेशन sp2 आएगा, और सर ये सिंगलेट होगी, ये ध्यान में रखना, है ना, ये sp2 सिंगलेट कार्बीन होगी, ध्यान में रखना। और सर ये कैसा होता है, sp2 का मतलब विद वन लोन पेयर। अगर मैं इसकी बात करूँ शेप की, तो इसकी शेप हो जाएगी वेंट शेप, है ना, वेंट शेप। काफ़ी लोग इसे वी शेप भी कह देंगे, ठीक है, और काफ़ी लोग इसे बेंट भी कह देंगे, बेंट, और काफ़ी बुकों में से एंगुलर भी लिखा हुआ मिलता है। तो सारे नाम मैंने बता दिए, एग्जाम में जैसे आएगा वैसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो आई थिंक कार्बीन क्या होते हैं, तो कार्बीन हमने देखा एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड है, न्यूट्रल एंड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रॉन है बट इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्यों, क्योंकि सर इसके पास 60 इलेक्ट्रॉन है, गिन लो, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है। और ऑक्टेट रूल ये कहता है 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सर इसके पास तो 6 ही है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना। और जिनके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, सर वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वो लुईस एसिड होते हैं, है ना, तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो सर न्यूक्लियोफाइल होगा, नहीं होगा। नेगेटिव चार्ज है, नहीं है। सर पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है। न्यूट्रल और इलेक्ट्रोफाइल अभी होता है ना, कोई चार्ज नहीं है, बस लोन पेयर। आगे, द कंपाउंड फॉर्म है एनोड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम एस्टेट। भैया एनोड पे कौन बनता है, एसिटेट ले रहे हो सोडियम वाला, और कोलबे रिएक्शन करा रहे हो। भैया कोलबे रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आपके सिलेबस में गिवन है ना। तो जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो, यहाँ से CO2 ग्रुप निकल जाएगा, और ये CH3 CH4 में कन्वर्ट हो जाता है, मीथेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपल सा प्रश्न पूछा है, NCERT का डायरेक्ट प्रश्न है। क्लियर। कंप्लीट कंबशन ऑफ CH4, तो CH4 का दहन करते हो, देखो जब भी दहन करोगे, दहन करने के लिए चाहिए हमें ऑक्सीजन, और जब दहन करते हैं तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा उससे एक अधिक वाटर मिलेगा। अब सर कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा, तो सर सिंपल सी कहानी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एक है, तो मतलब कार्बन एक है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ही मिलेगा, है ना। और सर वाटर मॉलिक्यूल उससे एक अधिक मिलेंगे, तो CO2 + 2H2O इतने आपको मिलेंगे, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट बनता है, ठीक है। अगर मैं इसके लिए जनरल फॉर्मूला भी अगर लिख के बताऊं आपको, जनरल फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, अगर याद कर सकते हो, देखो याद करने के लिए फिर वही कहानी, बहुत कुछ है, बट जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2, है ना, और ये हो जाएगा कितना, ये जगह 3n+1 बट्टे में 2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाने को ही कंबशन दहन करना कहते हैं। तो जितने कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे, मैंने बताया ना, उससे एक अधिक वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला भी है कंबशन का, अदरवाइज एग्जाम में अगर आप बैलेंस करेंगे ना, बैलेंस करके भी प्रश्न आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक CH4 है तो ऑब्वियस बात है वो क्या देगा, एक मॉलिक्यूल CO2, उससे एक अधिक मॉलिक्यूल वाटर का। अच्छा, तो CH4 का कंप्लीट कंबशन करना है, तो भैया वाटर मॉलिक्यूल एक अधिक होना चाहिए, जबकि डी ऑप्शन में नहीं है ना, मतलब किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन ही कोई सही नहीं बना। और पता नहीं उस टाइम पे मैंने कैसे नहीं ध्यान दिया, है ना, कि यहाँ पे भाई जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, ये तो चैलेंज हो सकता था, किसी बच्चे ने भी ध्यान नहीं दिया और हमने भी ध्यान नहीं दिया, है ना, हर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, इसलिए कहते हैं ये भी चैलेंज हो सकता था, है ना। तो एक अधिक मॉलिक्यूल वाटर का मिलेगा, कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। आगे, द हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड लीजिए, इसका हाइड्रोलाइसिस कराइए, जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और ये CH4 कन्वर्ट हो जाएगा और MgIOH दे देगा, है ना, बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो आपको CH4 मीथेन मिल जाएगा, ए इज द राइट आंसर, है ना। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है। अगर मान लो इथाइल दे दूं तो सर आपको इथेन मिल जाएगा, प्रोपाइल दे दूं तो प्रोपेन मिल जाएगा, सिंपल सी कहानी है। आगे, बेस्ट रीजन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, ये तो डायरेक्ट जिसको याद होगा कर ही देगा, है ना। HgSO4 क्या करता है, एल्काइन को कन्वर्ट कर देता है सर CO कार्बोनिल ग्रुप में, या तो एल्डिहाइड में, कीटोन में। क्लियर, कन्वर्जन याद होना चाहिए सर, इसको हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं HgSO4 में, है ना। तो मर्क्यूरी में जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन कराते हैं, तो ऑब्वियस बात है जो हमारा एल्काइन है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनिल ग्रुप में, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन में।
कह रहा है मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन किसमें पाया जाएगा, तो हमें पता है भाई, ये हमने बेस स्ट्रेन थ्योरी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सर साइक्लोप्रोपेन कहीं दिया है, सी ऑप्शन यही राइट आंसर होना चाहिए। सर साइक्लोप्रोपेन के केस में यहाँ पे 3 जो कार्बन है ना, हम सभी जानते हैं CH2 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 होंगे। सर सभी कार्बन है बराबर दूरी पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो कोण है 60 डिग्री का बन रहा होगा, है ना, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। बट हमें पता है सर यहाँ कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड का मतलब इसका संकरण sp3 होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट और 30 सेकंड का होना चाहिए, है ना, चतुष्फलकीय में बॉन्ड एंगल इतना ही होता है, बट है कितना 60 डिग्री। तो 109 में से अगर 60 घटाऊं तो लगभग 49 डिग्री ये बॉन्ड एक दूसरे के पास आ गए। बॉन्ड में होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पास आ गए, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, माइनस माइनस पास आ गए, इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने की वजह से सबसे ज्यादा स्ट्रेन इसी में पाया जाएगा, साइक्लोप्रोपेन में ज्यादा स्ट्रेन होगा। वाई? क्योंकि एंगल इसका सबसे कम है ना, एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा यहाँ देखने को मिलेगा। आगे ये जो कैटलिस्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट। और इसकी कुछ कहानियां खूबियां भी आप ध्यान में रखोगे। लिंडलार कैटलिस्ट PDCA3 इन फिनोलिन को हम लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं। और ये लिंडलार कैटलिस्ट क्या काम करता है, ट्रिपल बॉन्ड का, पहली बात जो इनको ना अपने पॉइंट्स में भी आप लिख सकते हो। तो लिंडलार जो कैटलिस्ट है इसका बहुत प्यारा सा काम है। पहली बात, ये एल्क आइंस को, है ना, ट्रिपल बॉन्ड वाले को कन्वर्ट करता है। पहली बात, इट कैन ओनली कन्वर्ट एल्काइंस, ठीक है, ये एल्काइंस को ही कन्वर्ट करेगा, किस में करेगा, सिस एल्कीन में कन्वर्ट करेगा। पहली बात तो ये ध्यान में रखना। क्या ये एल्केन को रिड्यूस करेगा, नहीं करेगा। अच्छा किसके लिए काम आता है सर, रिडक्शन के लिए काम आता है, रिडक्शन अपचयन के काम आता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल समझिए, आपके पास ये CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3 एल्काइन है, इसमें क्या डाल रहे हो, लिंडलार कैटलिस्ट PDCaCO3 क्यूनोलिन आप ले रहे हो, ठीक है, या सिंपल लिंडलार कैटलिस्ट LC लिखा आएगा। तो आपको ध्यान में देना है, ये CH3 ये C, मैंने क्या बताया, रिडक्शन होगा, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, सर हाइड्रोजन का जुड़ना। तो एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड पे, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, डबल बॉन्ड बच गया। अब सर ध्यान रखना, ये जो हाइड्रोजन है ये सेम साइड जुड़े हैं, यही प्रश्न है। और आपके एग्जाम में इसी तरह का, इसी लेवल ऊपर आएगा, ऑब्वियस है लेवल 7 पे आप जा रहे हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे कि लिंडलार कैटलिस्ट किस तरह का एल्कीन देता है। तो यहाँ पे आपको सिस ब्यूटूइन मिल गया, सिस ब्यूटूइन मिल गया। तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड ही लगेंगे, ध्यान में रखना है, यही यहाँ पे कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए, तो सही आंसर क्या था हमारे पास, ये तो प्रोपाइन दिया सिंपल, भैया बी आंसर हो जाएगा, ये होगा नहीं, एल्कीन बनाता है ना, तो बी बचेगा। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मच वोलेटाइल है, क्यों, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है सर इंटरमोलिकुलर, मतलब वही मॉलिक्यूल अपने अंदर ही, है ना, इंटर नहीं इंट्रामोलिकुलर, सॉरी दैट, है ना, बी ऑप्शन होगा, ए तो होगा ही नहीं। देखो इसलिए कहता हूँ ध्यान से पढ़ना चाहिए, है ना, ध्यान से पढ़ना चाहिए, जल्दीबाजी में हम यही गड़बड़ करते हैं। सर यहाँ पे जब एक ही मॉलिक्यूल है ना, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, इसमें ये मॉलिक्यूल खुद से ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है ना, ये चीज ध्यान में रखेंगे। तो इसको हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और यही इसका आंसर बन गया। ये तो कह रहा है क्यों वोलेटाइल है, वोलेटाइल का मतलब आसानी से उड़ जाए पैरानाइट्रोफिनॉल से, क्यों, क्योंकि ये इंट्रामोलिकुलर, इतना भी पता है ना, ये भी नहीं पता कि वोलेटाइल क्या है, इतना भी पता है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, काम बन गया, है ना। इंट्रामोलिकुलर का मतलब विद इन द सेम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। आगे, द मोनोमर यूनिट ऑफ पॉलीथाइलिन, पॉलीथाइन की मोनोमर यूनिट क्या होगी, इथीन होगी, है ना, हम सभी को पता है, इथीन एन टाइम सिलेक्ट करेगा और ये पॉलीथीन बना लेगा, है ना, पन्नी बना लेगा पॉलीथीन बना लेगा। गैमेक्सीन क्या है, गैमेक्सीन एक इंसेक्टिसाइड है। जल्दी से गैमेक्सीन का फॉर्मूला, है ना, क्या होता है गैमेक्सीन, ये होता है बेंजीन का जब आप क्लोरीनेशन करा देते हो, है ना, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, बेंजीन को क्लोरीन के साथ लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड मिल जाता है, बेंजीन हेक्सा, अच्छा यहाँ लिख ही नहीं पा रहा ना, यही तो समस्या है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। और ये क्या होता है सर, एक इंसेक्टिसाइड होता है, ऐसी डीडीटी है। आगे, नंबर ऑफ पॉसिबल एल्काइन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H8, ओके, C5H8 इसके पॉसिबल आइसोमर बनाने हैं। भाई इस वाले एरिया में पता नहीं क्या ही गड़बड़ हो गई है, ये वर्क नहीं कर रहा, हम तो परेशान हो गए, है ना। क्लास पहले ही मैं शुरू कर देता, ये क्लास के बीच में एक बार समस्या हो गई और वैसे ही हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर ये देख के और ज़्यादा इरिटेशन और पेन हुआ, है ना। तो भैया जल्दी से देख लेते हैं क्या है। वैसे भी C5H8 है, C5H8 भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे तो एल्काइन का ही फॉर्मूला, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। एक तो ये बन सकता है सर, इसके अलावा
एक ये बन सकता है। अब ये मत कहना सर इसको यहाँ पहुंचा दिया, नहीं भाई, ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, अगर आप इस ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पहुंचा दोगे तो नंबरिंग इधर से शुरू हो जाएगी, है ना। तो ऐसा मत कर देना कहीं चंट बन रहे हो कि इधर से लगा दिया तो सर 3 पे आ गया, नहीं भैया, नंबरिंग उधर से शुरू होती है जहाँ से डबल या ट्रिपल बॉन्ड क्लोज पड़ता है ना, तो उधर से दूसरे नंबर पर पड़ रहा है। इसके बाद मैं ये वाला भी बना सकता हूँ। भाई कार्बन का सच्चा मित्र हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन तो जोड़ ही लोगे, इस पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, कार्बन के पास 4 ही डंडे होने चाहिए, 4 डंडे पूरे, कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, यहाँ 3 ही डंडे हैं, तो चौथा परम मित्र हाइड्रोजन। अच्छा एक मिनट रुकना, यहाँ तो कार्बन है ना, 1 2 3 और ये भी कार्बन है, क्लियर। तो यहाँ पे भी देखो कार्बन पे एक ही डंडा मतलब 3 हाइड्रोजन, यहाँ एक ही डंडा 3 हाइड्रोजन, यहाँ एक ही डंडा 3 हाइड्रोजन, कार्बन के 4 डंडे होने चाहिए, बस खत्म, इतनी सी बात। ठीक है, तो 3 ही बन पा रहे हैं, और तो कोई बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनाऊंगा कार्बन के ज्यादा बॉन्ड बन जाएंगे, तो 1 2 3 3 ही आइसोमर। ठीक है, 3 ऑप्शन में है भी, हाँ जी है, क्लियर। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ वाटर ट्रीटेड विद कैल्शियम कार्बाइड, तो भैया CaC2, ये होता है कैल्शियम कार्बाइड, इसकी रिएक्शन जल से कराता हूँ तो आपको मिलता है C2H2 और साथ में मिलता है CaOH का होल टू वाइस। C2H2 क्या होता है, इथीन होता है ना, सिंपल सी कहानी है। ये तो देखो ये होता है कार्बाइड हमारा, कार्बाइड हमारा ये होता है, ठीक है। कैल्शियम ये रहा Ca2+, इस पे जुड़ा हुआ है प्लस माइनस से। सर पानी से जोड़ रहे हैं तो पानी का एक H यहाँ आके जुड़ जाएगा और एक H इधर से आके जुड़ जाएगा, है ना, 2 H जुड़ जाएंगे, तो सर यहाँ एक H जुड़ जाएगा, यहाँ एक H जुड़ जाएगा, तो सर आपको क्या मिल गया, इथ। एक मिनट रुकना, इथ आइन मिलेगा, देखो फिर वही गड़बड़, फिर वही गड़बड़, देखो मैं भी ऐसी गड़बड़ कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस बात है माइंड स्टेबल नहीं है ना, तो पैनिक मोड में गड़बड़ होगी। इथ आइन बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, देखो इसलिए कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन करने की कोशिश ना कर, एक बार ट्राई जरूर कर ले, है ना, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, इथ आइन बन रहा है, ध्यान में रखना। आगे इनमें से कौन एक लुइस एसिड है, भैया लुइस एसिड और बेस जल्दी से लास्ट कंसेप्ट है, पढ़ा देता हूँ। लुइस के अकॉर्डिंग एसिड अम्ल क्या होंगे, एसिड वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, जिन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे, भाई जिन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करेगा, ठीक है। जैसे आपने अभी उदाहरण देखा कार्बिन का, CCl2 और उस पर एक लोन पेयर था। सर यहाँ पे देखो रहे हो इस कार्बन पे 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड, एक लोन पेयर, 6 ही इलेक्ट्रॉन है। AlCl3 देख लो, सर AlCl3 एल्यूमिनियम पे 3 ही बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, इस पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है और अष्टक ही पूरा नहीं है, तो जिनका भी अष्टक पूरा नहीं वो लुईस एसिड है। लुईस बेस, लुईस के अकॉर्डिंग क्षार कौन होते हैं, सर ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, और इन पे इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकते हैं। जैसे कुछ माइनस वाले जैसे OH माइनस, NH2-, कुछ न्यूट्रल भी होते हैं जैसे NH3, क्योंकि इस पर लोन पेयर है, अपना लोन पेयर दे सकता है ना। तो इस तरह के लुईस बेस होते हैं। प्रश्न पे आओ जल्दी से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लुईस एसिड, इनमें से कौन सा लुईस एसिड है। NH3 पे लोन पेयर है, नहीं होगा। CH3OH लोन पेयर है, नहीं होगा। ऑक्सीजन पे यहाँ भी लोन पेयर है, नहीं होगा। कौन है, AlCl3, 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी है, लुईस के अकॉर्डिंग एसिड है, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा सेशन, और देखो क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक भी जरूर करना, शेयर कर दोगे भाई, मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना, और मोटिवेशन सा फील होगा। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना, क्योंकि आजकल क्या है देखो, कहानी बहुत सिंपल है, लोग भरोसा इस पर करते हैं उसके मिलियंस में सब्सक्राइबर होते हैं, और कोई नहीं सोचता कि भाई किसी ने अभी शुरुआत करी है तो इस पर भी थोड़ा भरोसा दिखाओ, अगर वो सच में अच्छा आपके लिए कुछ कर रहा है। अगर लगता है मैं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कर ही रहा हूँ, आपको लगता है कि जो भी टाइम में इन्वेस्ट इस पर कर रहा हूँ ये फ्रूटफुल है, तो मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा क्लास कैसी रही, और इसमें अगर कोई मैं अपग्रेड कर सकूँ अपने अकॉर्डिंग तो प्लीज़ बताइएगा। बाकी क्लास को इतना ही रखता हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।